क्या लोन लेना अच्छी बात है या लोन लेके तरक्की कर सकते हैं, लोन लेके बड़े सपने गढ़ सकते हैं, ये क्या सही है? उधार की कोई गलती नहीं होती। उसको इस्तेमाल करके सुपर अमीर भी लोग बने हैं, उसको इस्तेमाल करके लोग बर्बाद भी हुए। चाहे रिलायंस की जामनगर की रिफाइनरी हो, अडानी का पोर्ट हो, अडानी के पावर प्रोजेक्ट्स हो, कोई एयरपोर्ट हो, ये बिना उधार के बन ही नहीं सकते। मतलब जरूरत से ज्यादा पैसा होता है उसके बाद भी ये लोन लेते हैं। बिल्कुल। और लेने के बाद ये डूबते भी नहीं है। रिलायंस के ऊपर 3.25 लाख करोड़ का लोन था। अच्छा, 3.25 लाख करोड़ का उधार है, 2 लाख करोड़ तो कैश पड़ा, कल वापस कर सकता हूं। ये बोलेगा, करेगा नहीं। तो ये जो 2 लाख करोड़ है उसका फन है। वो दिखाता है ना, तो बैंक बोलता है ठीक है सर और कितना उधार चाहिए। अरे वो गधे नहीं है भाई, वो लोग बहुत बड़े लोग हैं। ये हम लोग की तरह नहीं सोचते चल एक काम करते हैं वहां पे एक दुकान खरीद लेते हैं और उसका तो पाएगा तो भर देंगे। हाँ, आएगा तो भरेंगे। वो रिसर्च करते हैं कहाँ फैक्ट्री लगेगी, क्यों लगेगी, उसकी डिमांड है कि नहीं है, मैं उधार चुका पाऊंगा कि नहीं चुका पाऊंगा, पैसे कैसे जुटाऊंगा, मैन पावर कैसे जुटाऊंगा, इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल कैसे करूंगा। एक आम इंसान, मिडिल क्लास इंसान बिना तैयारी के उधार लेता है, इसलिए मरता है। और वो दोष देते हैं कि लोन लेना बुरा है। वी मार्ट, डी मार्ट, रिलायंस रिटेल सब परचूरन की दुकान है। हाँ। सर्दी में क्या बिकेगा, गर्मी में क्या बिकेगा, उस हिसाब से वो सामान रखते हैं। पर हमारा परचूरन वाला क्या करेगा, वो सर पकड़ के बैठ जाएगा, बाबूजी माल ही नहीं बिकता बाबूजी। और वो 4 दुकान छोड़ के कोई समझदार आदमी उसका बुक पे बिक रहा है, क्योंकि वो चीज रख रहा है जो बिकती है। तो अगर आपकी 4 दुकान छोड़ के एक व्यक्ति सक्सेसफुल है तो पहले पता तो करो क्यों सक्सेसफुल है। कंपाउंडिंग क्या होती है और कैसे काम करती है? एक कहावत है हरियाणा में कि अगर कचरा भी एक जगह 14 साल रह जाए तो वो खाद बन जाए, खाद प्रोडक्टिव हो जाता है, कचरा भी प्रोडक्टिव हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट आदमी नहीं होगा पर वो एक ही काम 10 साल 15 साल करता रहेगा ना, तो वो सक्सेसफुल हो जाएगा। अरे शनि की 7.5 भी 7.5 साल ही होती है, उसके बाद तो वो भी खत्म हो जाती है। सही है। वॉरेन बफेट ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, बोलते कंपाउंडिंग कैसे वर्क करती है। बोलते जब वो सबसे पहला शेयर जो उन्होंने लिया था जब वो 11 साल के थे, ठीक है, वो था $114। ठीक है। उसके बाद उन्होंने वो शेयर कभी बेचा नहीं। आज वो $114 का शेयर $4.5 लाख का है। अच्छा, आपके लिए भारत देश काम कर रहा है ना, भारत तो प्रोग्रेस कर रहा है। हाँ। तो भारत की कंपनियां भी प्रोग्रेस करेंगी, तो आपके 1 करोड़ का 32 करोड़ करके दे देंगी। ये तो सोचने का तरीका ही बिल्कुल अलग है। बस अमीरों को लोन बड़ी आसानी से मिल जाता है जी, गरीबों के चप्पल घिस जाते हैं जी, फिर भी लोन नहीं मिलता। कैरेक्टर बहुत अच्छा, बाबूजी बड़े अच्छे आदमी हैं, पैसे ही नहीं, दिल बड़ा साफ है, देने को पैसे नहीं। तो जब पैसे ही नहीं है भाई के पास देने को, तो साफ दिल का मैं अचार डालूं। सही बात है। तो बैंक सेकंड चीज चेक करता है आप में क्षमता कितनी। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे पता तेरी रज़ा क्या है। तो करो ना यार, अपने आप को ही बुलंद करना पड़ेगा। क्या अगर हम लोन लेकर के बिजनेस शुरू करते हैं, जो हमारी वित्तीय स्थिति पहले से है, उसमें कोई संकट भी आ सकता है क्या? आप बेसुध होकर लोन नहीं ले सकते। आपको पता होना चाहिए कि आप लोन कौन सा ले रहे हो और क्यों ले रहे हो, क्या पर्पस है लोन। बैंक भी पूछेगा, जो सैंक्शन लेटर आता है कि भाई आपको किस टर्म्स पे लोन मिलने वाला है, आपको कैसे रीपे करना, उसको समझो अच्छे से। कोई नहीं पढ़ता जिंदगी में, किसी ने नहीं पढ़ा। बिजनेसमैन तो पढ़ता। बड़े बिजनेसमैन तो उसको चीर फाड़ करते हैं, एक क्लॉज पे 2-2 दिन लड़ाई होती है। अच्छा, हाँ, कल को अगर किसी प्रकार का डिफॉल्ट हो गया तो इसी डॉक्यूमेंट पे तो लड़ाई होने वाली है। आज से बेहतर मौका नहीं है आपके पास कि आप जिंदगी में पैसा जट बटोर सको और अपने बिजनेस को और आगे लेके जा सको। क्या गजब दौर है कि लोगों के घर में खाने को नहीं है और बात होती है SIP करो, इन्वेस्ट करो, पैसा बचाओ और जो कमाते हो उसमें से काट के रखो। लेकिन एक दूसरा तबका भी है जो इस दुनिया में लोन लेता है, अमीर होता है और शानदार जिंदगी जीता है। तो क्या इसके पीछे का साइंस क्या है, मैकेनिज्म क्या है? एक जब बड़ा आदमी लोन लेता है तो घर से लेकर हवाई जहाज तक बना लेता है। एक छोटा आदमी अगर स्कूटी का लोन भी लेता है तो कुछ दिन बाद वो स्कूटी खींच के चली जाती है लोन वाले के पास। आखिर ऐसा क्यों होता है? ये लोन अलग अलग तरीके से क्यों काम करते हैं और आज पैसा बचाने की क्यों बात हो रही है? एक व्यक्ति जो आजकल इंटरनेट में सेंसेशन बने हुए हैं, जिनके ज्ञान को लोग फॉलो करते हैं, आज हम उनको ही पकड़ के लेके आए हैं, क्योंकि इसके पहले भी हम पकड़ के लाए थे। हमारे साथ संजय सर हैं। आज हम इनसे बिल्कुल विपरीत बात करेंगे। आज हम बचाने की और कॉस्ट कटिंग की बात नहीं करेंगे। आज हम यही समझेंगे कि कैसे लोन लेकर के अमीर बन सकते हैं और शानदार जिंदगी जी सकते हैं। सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर्वेश भाई, थैंक यू सो मच। मजा आ रहा है आपकी बातें सुन के और बिहाइंड द सीन्स जो हमारी गप्पे हुई थी उसको सुन के बहुत मजा। पिछली बार जब हमने एपिसोड किया तो वो बहुत शानदार चला। मुझे पर्सनली उससे काफ़ी लोगों ने रीच आउट किया, मैसेज किया और कमेंट्स भी मैं पढ़ता रहता हूँ, तो बहुत अच्छा रहा। तो आपके प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए फिर से धन्यवाद। और आज एक्साइटमेंट के साथ मैंने आपको बताया नहीं था कि आज पॉडकास्ट किस टॉपिक पे होने वाला है। ये बिल्कुल उल्टा है। आप आ जाओ तो मैं चलते हुए आ गया। आप ये सोचो ना, अब तक आप कहते हो कॉस्ट कटिंग करो, बचाओ, SIP करो जी। आज मैं कहता हूँ नहीं, आपको ये बताना कि कर्ज क्यों लो और कर्ज लेके बड़े कैसे बनो। बिल्कुल, यही से हम शुरू ही कर देते हैं कि जब बड़ा आदमी कर्ज लेता है ना तो वो बड़ा होता चला जाता है
और एक छोटा आदमी कर्ज लेता है ना, तो जो उसकी पैतृक संपत्ति होती है ना, उसको भी वो बेच देता है। क्या ये कोई साइंस होता है लोन लेने के पीछे? क्या ये कैसे काम करता है? देखिए, इसका ना मैं रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। ओके, जैसे आप घुड़सवारी कर रहे हो, ठीक है। ठीक है, तो घुड़सवारी के घोड़े में कोई खराबी है क्या? घोड़े में तो कोई खराबी नहीं है। पर कुछ जो घुड़सवार होते हैं वो घोड़े को नंबर 1 लेके आते हैं। हाँ, कुछ घुड़सवार जो होते हैं वो लास्ट आते हैं, सेकंड आते हैं, थर्ड आते हैं। कुछ घुड़सवार जो होते हैं वो बैठते हैं तो घोड़ा दे दरा के लात मारता है उनको, चल निकल यहां से। हाँ, बात तो सही है। ठीक है, तो हर तरह का व्यक्ति है। घोड़े में क्या खराबी है? घोड़ा तो वही है। हाँ, तो घोड़ा जो है वो आपका लोन है हम्म, और आप उसके घुड़सवार हो। हम्म, ठीक है, अगर आपने उसकी सही तरीके से घुड़सवारी करी तो वो आपको तेजी से नंबर 1 पहुंचा देगा। इसके बहुत खरे एग्जाम्पल्स दूंगा मैं आपको। ठीक है। और यही घुड़सवारी में अगर आप घोड़े के टांग के आसपास आ गए तो आपको वो जोर से लात मारेगा और घोड़े की लात से आज तक तो कोई ना बचा है। बिल्कुल सही ठीक बात है, वो कहते हैं ना, गधे के आगाड़ी और घोड़े के पिछाड़ी कभी नहीं होना चाहिए। खतरनाक तो होती है। ये स्थिति आ जाती है जब आप घुड़सवारी करते हो और आप अगर घोड़े को नहीं कंट्रोल कर पाए। और हमारे यहां तो ये भी कहा जाता है उधार में कि जब घोड़े से गिरना है तो भी आपको प्लान करके गिरना है हाँ, कि आप उसके पैर के आसपास ना आ जाओ। तो सारा जो केस है वो घुड़सवारी का है। घोड़ा तो वही है, सवारी आपकी है। उधार तो वही है। कोई सवार करता है उसके लिए 1 लाख करोड़ का भी लोन छोटा हो जाता है और कोई सवार करता है उसका 1 लाख रुपए का भी लोन वो मैनेज नहीं कर पाता है। तो घोड़ा हो गया, गाड़ी हो गई। आपके पास BMW है, आपके पास मर्सिडीज है, आपके पास फॉर्च्यूनर है, आपके पास मारुति है, कोई भी गाड़ी है। पर अगर आप चलाई ठीक से नहीं पाओगे तो इसमें गाड़ी की क्या गलती है? तो इसी तरीके से उधार की कोई गलती नहीं होती। उसको इस्तेमाल करके सुपर अमीर भी लोग बने हैं, उसको इस्तेमाल करके आदमी ने अपना जीवन भी चलाया है, उसको इस्तेमाल करके लोगों ने एसेट भी खरीदा है, उसको इस्तेमाल करके लोग बर्बाद भी हुए हैं। तो यही जो एक ही घोड़ा है ये आपको सुपर अमीर भी बना देता है, नॉर्मल भी रख लेता है, आपके लिए एसेट भी क्रिएट कर सकता है और आपको बर्बाद भी कर सकता है। मतलब मजेदार बात, मैं इस पे आऊंगा और इसको पूरा विस्तार से आज हम बताएंगे। उन सभी लोगों को बताएंगे जो लोग लोन लेना चाहते हैं, बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं। मैं उनके बारे में बात करूंगा जो घर की जरूरतों के लिए लोन लेते हैं, तो लोन लेना कैसे चाहिए। लेकिन उससे पहले आपका ये स्टेटमेंट मैं जरूर रिकॉर्ड करना चाहूंगा कि क्या लोन लेना अच्छी बात है या लोन लेके तरक्की कर सकते हैं, लोन लेके बड़े सपने गढ़ सकते हैं, ये क्या सही है? देखिए, लोन, आप अगर इंडिया के सारे एक्सट्रीमली बड़े बिजनेसेस को देख लीजिए, सब उधार पे है। रिलायंस उधार पे है, अडानी उधार पे है, L&T उधार पे है, उसके बाद जितनी और बड़ी कंपनीज आपके माइंड में आती हैं, टाइटन उधार पे है। सारी कंपनीज में आप देखेंगे तो उधार होता ही है, औसतन होता ही है। और अगर जिनके पास आज उधार नहीं, उनके पास किसी समय उधार था और उन्होंने उससे वेल्थ क्रिएट कर ली, तो इतना वेल्थ हो गया कि अब उन्होंने उधार को चुका दिया, माइनस कर दिया। ठीक है। तो उधार जो है ना वो आपको कैपिटल देता है। ठीक है। और कैपिटल क्या होता है, कुछ बिजनेसेस कैपिटल इंटेंसिव होते हैं, उनमें कैपिटल लगता है। सड़क बनानी है जी, ठीक है। 7-8 साल लग जाएंगे सड़क बनाने में, उसके बाद वो 40 साल पैसा देगी। पर वो 7-8 साल पैसा आपके पास तो है नहीं पूरी रोड बनाने का। हाँ। तो सरकार कहती है ठीक है जी, बैंक है, बैंक से आप उधार ले लो, इंस्टीट्यूशन से उधार ले लो, रोड बना दो, आगे 40 साल तक वैसे ही लोगों ने जीना है, लोगों ने सड़क पे चलना है, गाड़ियों ने चलना है, आवाजावन होना है, सामान मालमत्ता निकलना है, तो आपको आपके पैसे बनते रहेंगे और वो पैसा इतना बन जाएगा कि आपका ब्याज भी चुक जाएगा और आपको मुनाफा भी हो जाएगा और इतने लंबे समय तक होगा कि आपके लिए वो जिंदगी भर की इनकम बन जाएगी। तो कोई भी एसेट क्रिएशन जो लंबे समय के लिए पैसा दे सकता है, उसके लिए तो उधार की आवश्यकता पड़ेगी। चाहे रिलायंस की जामनगर की रिफाइनरी हो, अडानी का पोर्ट हो, अडानी के पावर प्रोजेक्ट्स हो, L&T का कोई ठेका हो, कोई एयरपोर्ट हो, ये बिना उधार के बन ही नहीं सकते हैं। आपने बहुत पते की बात बताई कि एक मॉडल ऐसा होता है जिसके लिए कर्ज देने के लिए भी लोग तैयार रहते हैं। बिल्कुल। खैर, हम इसको थोड़ा सा और उससे समझें, क्योंकि आपने 2-4 नाम लिए हैं, उसमें से मैं एक नाम की केस स्टडी उठाना चाहूंगा। आपने पिछले दिनों काम भी किया था उस पर, रिलायंस की बात हम करेंगे। जी। ये जो अमीर लोग होते हैं ना, इनके पास पैसा पर्याप्त पड़ा होता है। हाँ। मतलब जरूरत से ज्यादा पैसा होता है, उसके बाद भी ये लोन लेते हैं। बिल्कुल सही है। इसके पीछे क्या मैकेनिज्म है, क्या साइंस है या क्या साइकोलॉजी है, और ऐसा क्यों लेते हैं, और लेने के बाद ये डूबते भी नहीं है? तो आपको मजेदार में एक डेटा, इसमें पहले ना मैं आपको सिंपल एग्जांपल से बताता हूं। ठीक है। समझिए, आपके पास 50 लाख रुपए हैं, ठीक है। अब ये 50 लाख रुपए आपके पास आए, आपका एक घर का कर्ज चल रहा है, ठीक है। अब समहाउ आपको 50 लाख मिल गए, कोई पैतृक संपत्ति बेच दी या कुछ हो गया या आपको कोई बोनस मिल गया, कुछ भी हो गया, ठीक है। अब आपके 50 लाख आ गए। एक मिडिल क्लास आदमी क्या करेगा? उसके ऊपर 50 लाख का होम लोन चल रहा है, उसको 50 लाख कहीं से आ गए, वो क्या करेगा? वो मिडिल क्लास तो अपने शौक सामान लोन वापस कर देगा।
ठीक है, लोन मोटा मोटी वापस कर देगा, उसको डर लगता है कि यार ये लोन वापस करो यार, मेरे को रोज रात को नींद अच्छी चाहिए, ठीक है, मुझे ये 40,000 की किस्त नहीं भरनी, 45,000 की किस्त नहीं भरनी। ठीक है। अमीर आदमी क्या करेगा? मैं अब आपको इसका सिंपल मैथ देता हूं। अच्छा, एक 50 लाख का लोन चल रहा है, होम लोन 9% पे चल रहा है, ठीक है, 9% पे 50 लाख का लोन 20 साल चल रहा है। 50 लाख के लोन पे आपको 1 करोड़ रुपए वापस करना है, यानी 1:1, 50 लाख आपको ब्याज वापस करना है। ठीक है। ठीक है, अब ये आपकी कॉस्ट हो गई उस उधार की। अब अगर आपके पास 50 लाख उस टाइम अपनी जेब में है और वही 50 लाख सिर्फ 9% से, मैं 12 भी नहीं कह रहा हूं, कंपाउंड कर जाता है 20 साल के लिए, तो आपको पता है एंड में आपके पास कितना पैसा होगा? कितना? करीबन 2.5 करोड़ रुपए। अरे मतलब 1 करोड़ हमको देना और 2.5 करोड़ हमारे पास आ जाएंगे। तो पूरे टाइम में आपको 1 करोड़ रुपए देना है। 50 लाख का 50 लाख ही जुड़ा, मतलब ब्याज में आपने एक्स्ट्रा 50 लाख ही दिया, पर यहां पे आपने जो 50 लाख डाला था वो 2.5 करोड़ हो गया। अब जब वो 2.5 करोड़ हो गया तो आपको गेन कितना हुआ? 2 करोड़ का। हाँ। और वहां कॉस्ट कितनी लगी? 50 लाख की, तो आपको तो 1.5 करोड़ का नेट प्रॉफिट हो गया ना। पर ये आदमी लोग समझते नहीं है, ये लोग समझ नहीं पाते इस बात को। ओके। और वो क्या करेंगे? वो इमीडिएटली लोन वापस कर देंगे। हाँ। अब मैं आपको इसमें एक जबरदस्त इक्वेशन बताता हूं रिलायंस की। ओके। एज पर मार्च 2024, पिछले साल के फाइनेंशियल ईयर के समाप्ति पे रिलायंस के ऊपर 3.25 लाख करोड़ का लोन था। अच्छा। 3.25 लाख करोड़ का लोन था। अब आदमी 3.25 लाख रुपए के लोन से डर जाता है, बिल्कुल। उन्होंने तो आगे करोड़ लगा दिया। ठीक है, उनके पास उस टाइम पे 2,10,000 करोड़ रुपए का कैश बैलेंस था अकाउंट में। तो अगर कोई वही गरीब मानसिकता का आदमी होगा जिसको पैसे के साथ खेलना नहीं आता, वो क्या करता? लोन वापस करता। रिलायंस लोन वापस नहीं करता। उसको पता है मैं इस 2,10,000 करोड़ को इस लोन के रेट से ज्यादा तेजी से कंपाउंड कर दूंगा। ओके। तो वो उस लोन को वापस ही नहीं करेगा। हाँ। और शेयर होल्डर को क्या बोलेगा? देख भाई, मेरे कंफर्टेबल पोजीशन पे हूं, 3.25 लाख करोड़ का उधार है, 2 लाख करोड़ तो कैश पड़ा, कल वापस कर सकता हूं। ये बोलेगा, करेगा नहीं। अच्छा, वो बैंक को दिखाएगा कि भाई बैंक को मैं भी हल्का आदमी नहीं दिखाएगा, हूं। शेयर होल्डर को भी दिखा देगा, सबको दिखा देगा। हाँ। सांप जो है वो डसने से डरावना नहीं होता, सिर्फ फन निकालने से फन से डरावना होता है। तो ये जो 2 लाख करोड़ है उसका फन है, हाँ। वो दिखाता है ना। तो बैंक बोलता है ठीक है सर, और कितना उधार चाहिए आपको? ओके। शेयर होल्डर बोलता है सर मैं आपकी कंपनी में पैसे डालूंगा। कभी कभी इन शेयर होल्डर्स को, बैंकर्स को, इंस्टीट्यूशंस को अपना दमखम दिखाने के लिए कांच की तिजोरी में पैसा रख के दिखाना पड़ता है कि भाई कांच की तिजोरी है, देखो माल पड़ा 2 लाख करोड़ वहां पे। तो ये अमीर आदमी की सोच होती है, ये अमीर मानसिकता की सोच है। अब कितनी सरल बात की मैंने कि 50 लाख का लोन आपको 50 लाख एक्स्ट्रा देना है, वही 50 लाख आपने 9% पे डाला। सेम लोन का रेट भी 9% है और आप भी 9% से कंपाउंड करें। मैंने बहुत ज्यादा आपको हीरो नहीं माना है। अगर यही 12% से आप कंपाउंड कर दो, इसको यही 12% से कंपाउंड कर दो, तो ये मोटा मोटी आपका 4-4.5 करोड़ रुपए हो जाएगा 20 साल में। बताइए। तो आप मैथ समझ रहे हो कि एक तरफ लोन की आपकी कॉस्ट 50 लाख की पड़ रही है और एक तरफ आपको 4 करोड़ का गेन हो रहा है। तो जब मेरे पास कोई ऐसा व्यक्ति क्वेश्चन लेके आता है तो मेरा आंसर उसको ये होता है कि भाई तेरे को डर लगता है ना, तो तू आधा लोन चुका दे, आधे को कंपाउंड कर दे, चल इतना कर देते। मतलब तो जी जी जी। तो और अगर कोई दबंग आता है, सर टेंशन ही नहीं है मेरे को, आप चिंता मत करो, मेरी एक्टिव इनकम मस्त है, मैं उसको देता रहूंगा, तो मैं लो पूरा पैसा तू इन्वेस्ट कर दे, क्योंकि मुझे पता है 20 साल बाद यहां तो तूने 50 लाख ही दिया होगा, यहां तू 2 करोड़ रुपए फालतू लेके बैठा होगा। मतलब ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ये आप जानते हैं, आपने बड़ा अच्छा टर्म यूज किया, मैं उस पर बात कर लूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। क्या है ना, ये बहुत मजेदार है। अक्सर जब लोग पॉडकास्ट सुनते हैं ना, वो कहते हैं कि बात करना बहुत आसान है, हाँ। इसका रिजल्ट नहीं होता। भाई ये समझो, हाँ। ये बिल्कुल इसमें कोई गणित नहीं है, बेसिक है। ये बेसिक है कि आपके मानसिकता का फर्क है, और जो रिस्क कहते हैं ना, वो रिस्क लेते हैं। हाँ। भैया वो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, अरे, वो रिस्क नहीं लेते। आपको मैं एक बात बताता हूं, अगर कोई भी कंपनी, बड़ी कंपनी एक प्रोजेक्ट डालती है ना, हाँ। कोई भी प्रोजेक्ट डालती है, अगर इन्होंने जियो डाला या फिर अब अडानी कोई पावर प्लांट डाल रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उनके पीछे उनका एटलीस्ट एक प्रोजेक्ट करने के पीछे 10-20 करोड़ रुपए तो उसकी फीजिबिलिटी चेक करने में जाता है कि भाई ये प्रोजेक्ट करने लायक है भी कि नहीं है। अच्छा। ये हम लोग की तरह नहीं सोचते चल एक काम करते हैं, वहां पे एक दुकान खरीद लेते हैं और उसका तो पाएगा तो भर देंगे। हाँ, आएगा तो भरेंगे। वो रिसर्च करते हैं कहां फैक्ट्री लगेगी, क्यों लगेगी, उसकी डिमांड है कि नहीं है, मैं उधार चुका पाऊंगा कि नहीं चुका पाऊंगा, पैसे कैसे जुटाऊंगा, मैन पावर कैसे जुटाऊंगा, इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल कैसे करूंगा। अरे वो गधे नहीं है भाई, वो लोग बहुत बड़े लोग हैं। लोग अडानी अंबानी को और सबको गाली दे सकते हैं, हाँ। देते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो अपना काम कर रहे हैं। हाँ। ठीक है, तो एट द एंड ऑफ द डे अगर आप उनके सिस्टम्स को देखो, प्रोसेसेस को देखो, तैयारी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। एक आम इंसान, मिडिल क्लास इंसान बिना तैयारी के उधार लेता है, इसलिए मरता है।
इसको मैं एग्जांपल बता देता हूँ। गांव में क्या करते हैं लोग, एक बिस्वा जमीन बेचते हैं। हाँ। जो गांव का आदमी होता है, ये बेच दिया, इतने की गुमती ले लूंगा, इतने का सामान डाल दूंगा, ये दुकान बना लूंगा, ये सामान डाल दूंगा, और उसके बाद ये चलने लगेगी तो इससे जो पैसा आएगा उससे ब्याज भर दूंगा। कैसे चलेगी ये प्लान नहीं होता। बिल्कुल। अब क्या होता है कि वो नहीं चला, हाँ। तो खेत भी बिक गया, हाँ। जो लिया वो भी नहीं चला, वो भी बर्बाद हुआ, और वो दोष देते हैं कि लोन लेना बुरा है। अब आपको इसी में एक चीज जोड़ता हूं। ये छोटे दुकानदार वो कैसे काम करते हैं और बड़े लोग कैसे काम करते हैं, मैं एक सिंपल उदाहरण देता हूं। ठीक है। आपने जैसे एग्जांपल दिया कि वो बंदे ने जमीन बेच दी, उसके पास समझो 20 लाख रुपए है। हाँ। अब वो क्या करेगा, वो सोचेगा 10 चीजें मैं ले लेता हूं, आटा, दाल, चावल, चीनी, तेल, टॉफी, ये सब ऐसे ले लेता हूं। हाँ। मेरे पास 20 लाख रुपए हैं, 2 लाख के चावल लेता हूं, 2 लाख का अनाज लेता हूं, 2 लाख का ये लेता हूं, 2 लाख, 10 चीजें लेनी है मैंने, सब कुछ 2 लाख का लेता हूं। उसने मार्केट रिसर्च करी, नहीं करी। उसने थोड़ा समझा कि मेरे यहां बिकता ज्यादा क्या है। अब अगर आप डी मार्ट को देखो, हाँ। वो भी तो परचूरन की दुकान है। बिल्कुल। है तो परचूरन की दुकान। बिल्कुल। वी मार्ट, डी मार्ट, ये सारे परचूरन, रिलायंस रिटेल, सब परचूरन की दुकान है। हाँ। तो वो क्या करेंगे, वो ये देखेंगे जब दुकान सेटअप करेंगे, उधर की पॉपुलेशन कितनी है, उधर की कंजम्पशन कितनी है, वहां का टेस्ट क्या है, वहां पे लाल कलर का कपड़ा ज्यादा बिकेगा कि हरे कलर का कपड़ा ज्यादा बिकेगा, सर्दी में क्या बिकेगा, गर्मी में क्या बिकेगा, उस हिसाब से वो सामान रखते हैं। ओके। इसे हम कहते हैं FSN एनालिसिस, फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, नॉन मूविंग। 3 तरह के प्रोडक्ट होते हैं। Okay. एक होता है बहुत तेजी से बिकता है, जैसे तेल हो गया, चीनी हो गई, आटा हो गया, नमक हो गया, ये बहुत तेजी से बिकता है। ठीक है। तो वो रखते हैं। कुछ स्लो मूविंग आइटम होती हैं, कुछ नॉन मूविंग आइटम होती है जो धीरे मूव करती है या बिल्कुल ही मूव नहीं करती। ठीक है। तो एक दुकानदार को क्या करना है, जो भी नॉन मूविंग आइटम्स है उसको खदेड़ते रहो और फास्ट और स्लो में चलते रहो। पर हमारा परचूरन वाला क्या करेगा, वो सर पकड़ के बैठ जाएगा, बाबूजी माल ही नहीं बिकता बाबूजी। और वो 4 दुकान छोड़ के कोई समझदार आदमी उसका बिक रहा है, क्योंकि वो चीज रख रहा है जो बिकती है। तो मैं इस प्रॉब्लम को कहता हूं, जो बिकता है वो है नहीं, और जो है वो बिकता नहीं। अरे गजब। तो अगर इस तरीके से अब उसने उधार ले लिया, उसमें उधार की क्या गलती है भाई, घोड़े की क्या गलती है? तुम घुड़सवारी गलत आदमी हो यार। अब घोड़े को तुम सही से ट्रेन नहीं करोगे, उसको जितना प्यार चाहिए वो नहीं दोगे, जितना फटकार चाहिए वो नहीं दोगे, उसको प्रॉपर वो नहीं करोगे, कंट्रोल नहीं करोगे, तो तुम गिरोगे, और गिरोगे तो तुम्हें पता है क्या होने वाला है। क्या मजेदार बात है। आदमी अपनी असफलता को छिपाने के लिए तर्क गढ़ता है कि उसकी दुकान अच्छी चल रही है, हाँ। और मेरी नहीं चल रही, तो उसकी किस्मत अच्छी है। हाँ। ये नहीं कि उसकी स्ट्रेटजी अच्छी है। आप लोग है ना, इसमें सर्वेश भाई, इसको मैं इंग्लिश में कहता हूं, दे आर रोमांसिंग द आउटपुट, यानी Okay. कि जो आउटकम आ चुका है, ठीक है, उससे प्रेम कर रहे हैं। अरे प्रेम करो उसके इनपुट से, कि वो करता क्या है। बहुत सिंपल है ये ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक सिस्टम होता है जिसमें आप है ना कॉपी कर सकते हो इंसान को। एक जैक वेल्च करके बहुत बड़े सीईओ होते थे जीई के। Okay. जीई जब डूब रही थी वो सीईओ बने, और उन्होंने 20-30 साल लीड किया कंपनी को, और वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में पहुंचा दिया। ठीक है। तो वो एक बात कहते थे, कॉपी बट कस्टमाइज। कॉपी करना गलत नहीं है, कॉपी करो। अगर सर्वेश जी सुपर सक्सेसफुल बन चुके हैं किसी फील्ड में, तो करो ना कॉपी। वो क्या करते हैं, क्या प्रॉब्लम है? इजी कर दिया ना उन्होंने लाइफ। मेरे लिए कोई नई इक्वेशन नहीं बनानी पड़ेगी। अब अगर मुझे कोई एथलीट बनना है, मुझे क्रिकेटर बनना है, तो मुझे क्या करना है, या मैं विराट कोहली या रोहित शर्मा या सचिन तेंदुलकर या सहवाग या जो भी मेरा फेवरेट क्रिकेटर है, जो मुझे लगता है मैं को इसके जैसे बनना है, मुझे उसे कॉपी करना है। वो कितने बजे प्रैक्टिस करता है, कितनी देर प्रैक्टिस करता है, उसका कोच कौन है, वो कहाँ प्रैक्टिस करता है, कैसे उसकी मानसिकता बिल्ड करता है, योगा करता है, एक्सरसाइज करता है, क्या, जस्ट कॉपी हिम। तो अगर आपकी 4 दुकान छोड़ के एक व्यक्ति सक्सेसफुल है, तो पहले पता तो करो क्यों सक्सेसफुल है, क्या कर रहा है, क्या उसके इनपुट में फर्क है और आपके इनपुट में फर्क है। भाई अगर खाने की सब्जी है, कोई तीखी होती है, कोई कम तीखी होती है, तो तीखी में मिर्ची ज्यादा होगी, कम तीखी में मिर्ची कम होगी। तो इनपुट से ही आउटपुट पे फर्क पड़ता है ना। क्योंकि सिर्फ पनीर बन रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि सारे पनीर एक जैसे बनेंगे। पनीर की क्वालिटी में फर्क होगा, ग्रेवी की क्वालिटी में फर्क होगा, कुकिंग के स्टाइल में फर्क होगा, परोसने में फर्क होगा। तो कहीं पे पनीर 250 रुपए पे एक प्लेट बिकेगा, और कहीं पे 25 में भी नहीं बिकेगा। बिल्कुल सही बात है, और ये कैलकुलेशन का गेम है। बिल्कुल। अच्छा, आप ना एक चीज की बात कर रहे थे, और मुझे लगता है वो समझना बहुत जरूरी, बहुत लोगों को नहीं समझ में आता होगा। कंपाउंडिंग की बात कर रहे थे। एक एग्जांपल के साथ मुझे ये बताएं। बड़े लोग तो कंपाउंडिंग करते हैं, उनका तो जग जाहिर है। एक ऐसा आदमी जो 10, 20, 15 हजार, 50 हजार कमाने वाला आदमी है, वो कंपाउंडिंग से कैसे बन सकता है, ताकि हम बिजनेस पे चल पाए आगे, ताकि हम लोन की बात आगे कर पाए। तो कंपाउंडिंग जरा समझा दिए, कंपाउंडिंग क्या होती है और कैसे काम करती है। 7वीं कक्षा का फॉर्मूला है। ठीक है। 7वीं कक्षा में पढ़ा था मैंने पहली बार। ठीक है। उसको कहते हैं, फॉर्मूला है A इज इक्वल टू P इंटू 1 + R⁻n। ओके। ये फॉर्मूला है। A मतलब फाइनल आउटपुट कितना आएगा। ठीक है। आउटपुट को छोड़ते हैं, इनपुट पे आते हैं। मैं हमेशा इनपुट पे फोकस करता हूं। ठीक है। 3 चीजों से आपकी कंपाउंडिंग होती है। ठीक है। आप कितना पैसा डाल रहे हो, वो कितना तेजी से घूम रहा है, कितना रिटर्न्स कमा के दे रहा है, और वो कितनी देर के लिए कमा के दे रहा है। ओके। ठीक है। अब आप ये समझो कि अगर आप प्रिंसिपल को देखो, आप कितना पैसा डाल रहे हो, वो मल्टीप्लिकेशन में है। ओके।
जो रिटर्न है, रेट ऑफ रिटर्न है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। अब मार्केट आप घुसे, ठीक है, अचानक से मार्केट क्रैश हो गई, तो ये तो आपके हाथ में नहीं था ना, नहीं है। आप तो अच्छे मन से घुसे थे, पर तो वो तो गिर गई। पर तीसरा जो एक्चुअल चीज है जो आपको कंपाउंडिंग में सुपर हीरो बनाता है, वो है एन, जो रेज टू पावर में है, वो है ड्यूरेशन। ओके तो इसीलिए हम कहते हैं आप मार्केट में टाइमिंग मत करो, आप मार्केट में टाइम स्पेंड करो। ओके जितना ज्यादा समय आप मार्केट में रहोगे उतने आप उस खेल के माहिर बनोगे। एक कहावत है हरियाणा में कि अगर कचरा भी एक जगह 14 साल रह जाए तो वो खाद बन जाता खाद प्रोडक्ट है, प्रोडक्टिव हो जाता है, कचरा भी प्रोडक्टिव हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो 14 साल हो गए ना, हाँ। उसका ड्यूरेशन बढ़ गया। एक बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट आदमी नहीं होगा, पर वो एक ही काम 10 साल 15 साल करता रहेगा ना, तो वो सक्सेसफुल हो जाएगा। अरे शनि की 7.5 भी 7.5 साल ही होती है, उसके बाद तो वो भी खत्म हो जाती है। सही है। तो कंपाउंडिंग कैसा मैजिक करता है, मैं आपको सिंपल उदाहरण से समझाता हूँ। हाँ देखिए, कंपाउंडिंग का सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर है वॉरेन बुफे, जी कोई डाउट ही नहीं उसमें, हाँ और मैं भी उनको बहुत मानता हूँ। जी तो वॉरेन बुफे ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, बोलते कंपाउंडिंग कैसे वर्क करती है। बोलते जब वो सबसे पहला शेयर जो उन्होंने लिया था जब वो 11 साल के थे, ठीक है, वो था $114 का। ठीक है। अब $114 का उन्होंने वो शेयर लिया, और उसके बाद उन्होंने वो शेयर कभी बेचा नहीं। अब जब उन्होंने शेयर लिया था ना, उसके बाद ग्रेट डिप्रेशन आया, वर्ल्ड वॉर 1 हुई, वर्ल्ड वॉर 2 हुई, उसके बाद ऐसे कई समय आए। एक बार प्रेसिडेंट को मार दिया गया, नेक्स्ट उधर वहां पे जॉन एफ कैनेडी को मर्डर कर दिया, तो उस टाइम मार्केट्स गिर गई। फिर एक ब्लैक मंडे आया, उस टाइम मार्केट्स गिर गई। 2008 में मार्केट्स गिर गई, 2000 में Y2K का बबल आ गया, 2020 में कोविड आ गया, सब कुछ हो गया जी। आज वो $114 का शेयर $4.5 लाख का है। अच्छा, मार्केट ऊपर नीचे हुई, सब कुछ हो गया, इन्होंने छेड़ा नहीं उसको। उन्होंने छेड़ा नहीं। तो $114 का शेयर आज $4.5 लाख का है। 80 साल लग गए। ठीक है, अब सब लोग रोएंगे यहाँ पे, मैं जानता हूँ 80 साल तक कौन जिएगा ये। आप 80 साल छोड़ो, मैं आपको और छोटा कर देता हूँ। 20-30 साल तो आदमी इन्वेस्ट करता है। अगर आज एक आदमी के पास 1 करोड़ रुपए है, हाँ और वो उसको सिंपल 12% कंपाउंडिंग पे डाल दे, जो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, अगर आप इंडेक्स फंड्स या इस सब में डाल दो, तो आपका पैसा हर 6 साल में डबल हो जाएगा। ओके। ठीक है, अब 30 साल में कितनी बार 6 साल का पीरियड आता है? आप ये समझ लो कि 5 बार आएगा। हाँ तो 6 साल 6 साल 6 साल 6 साल 6 साल, 5 बार आपका पैसा डबल होगा। तो 5 बार अगर आपका पैसा डबल हो गया, तो आपके पास 30 साल बाद कितना पैसा होगा? अरे ये तो उसका मतलब आप ये समझिए कि जो डबल हुआ उसका फिर डबल होगा। हाँ, तो फिर सोचिए कितना होगा, एक अनुमान लगाइए। 5 बार डबल हुआ है, मतलब 10 गुना, हाँ। 5 बार डबल, इट इज 2:5। मैंने ये कहा ना, पावर में है वो, तो 2:5 होता है 32 गुना। तो आपका 1 करोड़ 32 करोड़ हो जाएगा कुछ किए बिना 30 साल में। बस आप डालकर बस डाल के भूल patience जाओ, लेके भूल गए। भूल गए। आपके लिए भारत देश काम कर रहा है ना, भारत तो प्रोग्रेस कर रहा है, हाँ तो भारत की कंपनियां भी प्रोग्रेस करेंगी, तो वो आपके 1 करोड़ का 32 करोड़ करके दे देंगी। ये तो सोचने का तरीका ही बिल्कुल अलग है। बस, और 32 करोड़ अगर एक बार आपके पास हो गया ना, अब आप बोलोगे 30 साल बाद 32 करोड़ की क्या वैल्यू होगी? बहुत होगी, फिर भी बहुत होगी। ऐसा नहीं होगा आप भिखारी हो जाओगे। आज के 1 करोड़ से ज्यादा होगी, बिल्कुल होगी। आज के 1 करोड़ से कहीं ज्यादा होगी। तो कंपाउंडिंग में ना सारा खेला टाइम का है, और टाइम लोग देना नहीं चाहते क्योंकि उनको ओवरनाइट रिच बनना है। तो वो इंपेशेंट हो जाते हैं, और जब वो इंपेशेंट होते हैं तो वो मेरे जैसे आदमी को पैसा देके चले जाते हैं जो पेशेंट है। बड़े साफ गोई से आपने अपनी बात रखी। अच्छा, एक बात और बताइए, अब तो ये कंपाउंडिंग भी लोगों को समझ में आ गई और लोन भी समझ में आ गया। लोन लेना क्यों चाहिए ये भी समझ में आ गया। हम लोन पे ही आज रहने वाले हैं, हम कोई बचत की बात नहीं करेंगे। हम बात इसी करेंगे कि लोन लो, अमीर जी, बनो, जी। अपनी आदतें सुधार लो, अपनी मानसिकता सुधार लो। जी। अब मुझे ये बताइए कि अमीरों को लोन बड़ी आसानी से मिल जाता है जी। गरीबों के चप्पल घिस जाते हैं जी। फिर भी लोन नहीं मिलता। जी। मैं लोन पे इसको रखा तो हूं, लेकिन एक वीडियो का जिक्र करूंगा। आपने एक वीडियो बनाया था और ये बोला था कि जो लोन लेने आता है ना, जैसे ही बैंक में अप्लाई करता है, वो उसी दिन पता चल जाता है कि ये डिफॉल्टर होगा या लोन चुकाएगा। बिल्कुल। तो ये क्या बैंक वाले ज्योतिषी होते हैं? इस मतलब इस पैरामीटर पे लोन देते हैं और नहीं देते हैं? ये बड़ा अच्छा पॉइंट बोला ज्योतिषी वाला। आपने सही कहा, एक वीडियो में मैंने कहा था, मैंने बहुत डिटेल्ड वीडियो की थी कि उधार का सिस्टम क्या होता है, हाँ। उधार चलता कैसे। हाँ तो उसमें मैंने कहा था कि आप लोन को वापस कर सकेंगे या डिफॉल्ट कर सकेंगे, ये उसी दिन तय हो जाता है जिस दिन आप लोन लेते हैं। ठीक है। ठीक है, अब मैं इसका सिस्टम समझाता हूं। देखिए, आप एक परीक्षा में बैठते हैं, आप परीक्षा की तैयारी करते हैं, बिल्कुल कर बिना तैयारी के तो परीक्षा में नहीं हो ही बैठते। नहीं सकता। अच्छा, आप तैयारी किस हिसाब से करते हैं बताइए? एग्जाम में जो एग्जामिनर पूछेगा, जो क्वेश्चन आएगा, उसके सवाल देने की तैयारी बिल्कुल करो। ठीक है। अब अगर एग्जामिनर के कोई टेस्ट है, मतलब एग्जामिनर का कोई, आपको पता है जी एग्जामिनर ऐसा टेस्ट उसका है, आपको समझ आ गई ये बात। हाँ, उसको राइटिंग मेरी पसंद उसको है। राइटिंग ऐसी होनी चाहिए, क्वेश्चन का आंसर ऐसे होना चाहिए, लंबा आंसर नहीं होना चाहिए, छोटा आंसर होना चाहिए, कम ठीक है। शब्दों में अपनी बात रखनी चाहिए। अच्छा, कुछ टीचर होते थे जो बोलते थे लिखो जितना लिख सकते हो, 6 भरो। हाँ। तो हर तरह के टीचर होते हैं। हाँ। ठीक है,
आप अपना जवाब कैसे लिखोगे? अगर कोई टीचर कह रहा है कि भाई मेरे को लंबे जवाब चाहिए, हाँ। और आप छोटा जवाब लिख दो, तो आपको मार्क्स मिलेंगे? नहीं मिलेगा। प्रिसाइसली। तो आप अपनी तैयारी करते हो एग्जामिनर के बिहेवियर के बेसिस पे। इसी तरीके से जब आप लोन लेने जा रहे हो, तो आपको लोन कौन दे रहा है? बैंक। तो जरा पता तो करो कि बैंक आपको चेक कैसे करेगा, बैंक आपका क्वेश्चन पेपर कैसे इवैल्यूएट करेगा, क्या देखना चाहता है वो आपके अंदर। अरे भाई, बंदा लड़की पटाता है ना, तो वो ये सोचता है यार इस लड़की को ना ये सफेद रंग की टी शर्ट पसंद है, तो मैं कल इसके सामने सफेद रंग की टी शर्ट पहन के जाऊंगा। बिल्कुल सही बात है। तो भाई, अगर तुम लड़की को पटाने के लिए इतना एफर्ट कर सकते हो, तो बैंक को पटाने के लिए भी थोड़ा एफर्ट कर लो, वहां से तो उधार आने वाला है आपको। ठीक है, तो आप समझिए कि बैंक आपको 4 पैरामीटर्स पे इवैल्यूएट करता है। हाँ, सिर्फ 4 पैरामीटर्स पे ठीक evaluate है। करता है। इसे हम कहते हैं 4 C's ऑफ ठीक है, क्रेडिट। ठीक है, 4 C, सारे चारों सी। सबसे पहला सी है कैरेक्टर, ओके, आपकी नियति। ठीक है। क्या होता है, जैसे आप तो इतने साल इसमें रहे हैं, पत्रकारिता में रहे हैं, आपने देखा होगा काफी बिजनेसमैन के बारे में कहा जाता है, यार ये आदमी ना पैसे देता ही नहीं है सप्लायर के, रुला रुला देता है हाँ सप्लायर को। हाँ हाँ, ऐसा होता तो है। ये ना नियति बताती है बंदे की। ठीक है, तो नियति क्या है कि आपका कैरेक्टर क्या है। आपके पास पैसा है पर आप देना ही नहीं चाहते, नहीं देना ये नियति होती है। ठीक तो है। सबसे पहली चीज जो बैंक देखता है वो देखता है नियति। क्या आपकी नियति है पैसा देने की वापस? वो कैसे पता करता है? तो मैं आपको उदाहरण देता हूं। जैसे आपके घर में समझिए कोई बेटी का विवाह है, बहन का विवाह है, आप लड़का देखने गए या लड़का वाला लड़की देखने आया, तो ये लोग कैरेक्टर कैसे असेस करते हैं? आजू बाजू वालों से बात करके। बिल्कुल। कि भाई लड़के का सीरत कैसी है, कैसा है, टाइम पे घर आता है कि नहीं, मटर गश्ती तो नहीं करता, दारू तो नहीं पीता, सिगरेट तो नहीं, जो भी चीजें हैं, तो पर बाजू वाले बताते हैं कि भाई ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। उसके बेसिस पे पहला चेक होता है कि चलो ठीक है, लड़के का कैरेक्टर या लड़की का कैरेक्टर ठीक है। ओके। इसी तरीके से बैंक चेक करेगा। बैंक के लिए आपके आसपास वाले कौन है? आपके एम्प्लॉई हैं, आपके कस्टमर हैं, हाँ। आपके क्या कहते हैं, सप्लायर हैं, उनसे वो चेक कर लेते हैं। ओके। और वो ना बैंक वाले बाप है ये करने में, क्योंकि उनका रोज का काम है। वो एग्जामिनर है जो रोज पेपर चेक कर रहे हैं और अलग अलग स्टूडेंट्स का चेक कर रहे हैं, अलग अलग विभिन्न भ्रांति के स्टूडेंट्स का चेक करते हैं। तो बहुत तेज है चेक करने में। तो पहला पॉइंट ये हो गया आपका कैरेक्टर क्या है। सेकंड पॉइंट हो गया कि आपकी कैपेसिटी क्या है, ओके। क्षमता। ओके। कैरेक्टर बहुत अच्छा, बाबूजी बड़े अच्छे आदमी हैं, पैसे ही नहीं, दिल बड़ा साफ है, देने को पैसे नहीं है। तो जब पैसे ही नहीं है भाई के पास देने को, तो साफ दिल का मैं अचार डालूं? सही बात है। तो बैंक सेकंड चीज चेक करता है आप में क्षमता कितनी है, कैपेसिटी कितनी है। वो कैसे चेक करता है? वो आपकी बैलेंस शीट को स्टडी करता है, आपके रेशियोज को स्टडी करता है, आपके पास्ट के परफॉर्मेंस को स्टडी करता है। उससे उसको पता चल जाता है कि आप में क्षमता है कि नहीं है। ठीक है। तीसरा सी है आपका क्रेडिट स्कोर। ओके। हर व्यक्ति का, हर बिजनेस का एक क्रेडिट स्कोर होता है, ओके। जैसे हम सिबिल कहते हैं हमारे केस में। फिर वो आपका सिबिल निकालता है। तो सिबिल में वो देखता है कहीं छोटे मोटे इसने लोन डिफॉल्ट तो नहीं किया, कहीं क्रेडिट कार्ड का डिफॉल्ट कर दिया हो, कहीं पुराना लोन कुछ डिफॉल्ट कर दिया हो, तो वो क्रेडिट स्कोर चेक करता है। ये तीसरा सी हो गया। ठीक है। और चौथा सी होता है कोलैटरल। यानी भाई अगर तूने कल को मुझसे पैसे लेके गुची मार दी, बाहर चला गया, तो भाई मैं तेरे कोलैटरल जब्त कर लूंगा और उससे मैं अपना पैसा कुड़की करके निकाल लूंगा। बैंक ये सिर्फ 4 चीजें देखते हैं, आपको इस 4 पे अपने आप को ऊपर रखना है। अगर ये 4 चीजों पे आपने ऊपर रख लिया तो आपको लोन मिलना ही मिलना है। कोई रोक ही नहीं सकता। बैंक आपके द्वार खड़ा होगा लोन देने के लिए। अब मजेदार बात, लोग केवल सिविल चेक करते हैं, लोग सिर्फ सिविल चेक करते कि हैं। अब मेरी सिविल सही होनी चाहिए। यार पता है क्या है सर्वेश जी, मेरे को ना बड़ा बुरा लगता है इस बात का कि हर व्यक्ति दूसरे को इंप्रूव करने पे लगा हुआ है, अपने आप को नहीं इंप्रूव करना चाहता। मजेदार बात तो यही है। है ना, सब चाहते हैं कि मैं बैंक को इंप्रूव कर दूं, बैंक का सिस्टम सही नहीं है, बैंक ये नहीं, बैंक वो नहीं। अरे यार अपने आप को तो ठीक कर लो ना। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो करो ना यार, अपने आप को ही बुलंद करना पड़ेगा। मैं एक बार किसी दोस्त से बात कर रहा था, तो उसने मुझे बोला कि संजय तेरे तो इतने कॉन्टैक्ट्स हैं, तू मिलवा, इससे मिलवा दे। मतलब दोस्त देख, मैं तेरे को मिलवा दूंगा, मेरे कहने पे वो लोग तेरे से बात भी कर लेंगे, पर उसके बाद तेरा काम नहीं चलेगा। बोलता है क्यों? मतलब क्योंकि मेरे कहने से सिर्फ तेरे से मिलेंगे, तेरे से काम तेरी वजह से करेंगे। बात बिल्कुल सही तो पहले तू अपने आप को बड़ा बना, एकदम क्षमता लेके, फिर मैं तेरा काम करूंगा ना, जल्दी काम हो जाएगा। तो मैं यही लोगों को कहता हूं कि ये सब मत सोचो कि मैं किसी का हाँ, अगर आप में क्षमता है और आपको वहां तक जरिया नहीं मिल रहा तो निमित्त ढूंढो और भगवान निमित्त भेज देगा। हाँ। अगर आप में क्षमता है, भगवान कहीं ना कहीं से आपको निमित्त भेज देगा, लेकिन नियत नेक होनी चाहिए। हाँ, नियत नेक होनी चाहिए। और उसके अलावा अगर आप ये सोचते हो कि सिर्फ निमित्त से मेरा काम हो जाएगा, तो सॉरी, लोग ब्रोकर ढूंढते हैं, यार एक ऐसा ब्रोकर बताओ जो लोन दिला दे। अरे यार वो बैंक को थोड़ी सरपास कर देगा, बैंक के सिस्टम को थोड़ी ब्रोकर सरपास कर देगा, वो आपके लिए काम को आसान कर देगा, ठीक है, आपकी प्रेजेंटेशन बेटर कर देगा। पर अगर आप में ही माल मसाला नहीं है, आप में ही माल मसाला नहीं है, सजाने वाली कोई बात ही नहीं है, तो फिर वो कैसे परोसेगा? तो बहुत सिंपल है, ये 4 चीजों पे अगर एक व्यक्ति काम करे
तो उसका क्रेडिट स्कोर बेटर होता है, उसका बैंक का रिलेशनशिप बेटर होता है और वो बैंक के साथ एक अच्छा उधार का सिस्टम बना। अच्छा, एक मजेदार बात समझिए ना ये, आप भी इससे इत्तेफाक रखेंगे कि जो आदमी ग्रो करता है ना, जो पढ़ाई लिखाई, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम, वो कभी इन सब चीज़ों के बारे में बताता ही नहीं बताता है। ही नहीं है। अच्छा है कि ये पॉडकास्ट का जमाना है, यूट्यूब का जमाना है, लोग देख देख के समझ जा रहे हैं। जी। जैसे हमारे एपिसोड को देखने के बाद लोन लेने वाला और लोन चुकाने वाला सब कुछ समझ जाएगा, बिल्कुल। इसके पीछे की मानसिकता भी समझ जाएगा। तो आखिर आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जो आम आदमी लोन के मामले में सफ़र करता है ना, उसको जानकारी नहीं हो पाती? क्या बैंक भी सब कुछ छिपाता है, या मतलब उसको अंधेरे में रखता है, जो लोन लेने वाला उसको भी लोन देना है, या फिर आदमी जानबूझ के धोखे में रहता है? देखिए, आपसे कोई छुपा सके ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा। ठीक है, आपसे कोई छुपा सके ऐसी कोई बात नहीं। और अगर बैंक को आपको कुछ भी छुपाना है तो वो डॉक्यूमेंट के थ्रू छुपाएगा। हमारे यहाँ क्या है ना कि देखिए, प्रोटोकॉल्स होते हैं। ठीक है। एक प्रोटोकॉल होता है ट्रस्ट, पहला प्रोटोकॉल होता है डोंट ट्रस्ट। जैसे अमेरिकन होते हैं, वो डोंट ट्रस्ट प्रोटोकॉल पे चलते हैं। अच्छा। एकदम डोंट ट्रस्ट प्रोटोकॉल पे चलते हैं कि भाई ट्रस्ट ही नहीं करेंगे हम, सिस्टम चलेगा। अभी मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूँ। एक मूवी आई थी परमाणु, हाँ, ठीक है, जिसमें हमने वो परमाणु जो हमारे हुए थे, हाँ, पोखरण वाला। उसमें एक साइंटिस्ट दिखाया, जॉन इब्राहिम। वो पूरा टाइम जा रहे हैं, रोज जा रहे हैं उसमें। लास्ट डे जब कुछ वो करना होता है, उनको टेस्ट करना होता है, तो वो स्ट्रेस में होते हैं। वो पहुंचते हैं वहां पे तो वो अपना कोड भूल जाते हैं, जिससे उनको एंट्री मिलती है। अब वो गार्ड पिछले 50 दिन से देख रहा है उनको देख रहा है, उनको अंदर जाने दे रहा है, उसका एक रिलेशनशिप भी है, पर अब वो उनको अंदर ही नहीं जाने दे रहा जब तक वो कोड नहीं बोल देते। क्योंकि अंदर जो काम चल रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट काम है, इसीलिए वो कोड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो होता है, इसको डोंट ट्रस्ट प्रोटोकॉल कहते हैं। ओके। ठीक है। एक प्रोटोकॉल होता है ट्रस्ट बट वेरीफाई। ओके। कि भाई मैं आपको ट्रस्ट करता हूं, पर जो भी चीज आप दोगे मैं एक बार वेरीफाई कर दूंगा। जैसे मेरे एक बिजनेस क्लाइंट है, उनके सामने मैं कभी कभी कहता हूं कि एफएमबी आके बोले ना कि इनकम टैक्स के सेक्शन 56 में ये लिखा है, तो वो एक बार इंटरनेट पे चेक कर लेते हैं कि भाई जो बोल रहे हैं ठीक है कि नहीं। तो उससे सामने वाले को भी पता होता है इनको आप गधा नहीं बना सकते, क्योंकि जो भी आप बोलोगे वो एक बार जरूर चेक करेंगे। नो डाउट। और आपको भी बुरा नहीं लगता एक पॉइंट के बाद कि चलो उनकी हैबिट है। और आप अगर अपना ध्यान रखते हो ना, तो लोग उस बात को अप्रिशिएट करते हैं। मैं आज उसको अप्रिशिएट करता हूं उस आदमी को कि जो भी मैं बोलूंगा ना वो चेक करेगा, और जब जब मैं बोलूंगा उनका मुझ पर ट्रस्ट बढ़ रहा है, और बढ़ेगा और बढ़ता रहेगा और बढ़ता रहेगा। ये हो गया ट्रस्ट बट वेरीफाई। हमारे जो व्यापारी लोग हैं जो उधार लेते जाते हैं ना, वो है ओनली ट्रस्ट, नो वेरिफिकेशन। अरे बैंक कोई डॉक्यूमेंट दे रहा है, पढ़ लो, 10 पेज का है, पढ़ लो, समझो तो सही बैंक लिख क्या रहा है। जस्ट बिकॉज वो 10 पेज का, आपको पढ़ना नहीं है उस डॉक्यूमेंट को। और बाद में क्या होता है, जब आप लोन वापस करने जाते हो या कुछ इशू होता है, वो बोलता है सर 9वें पेज के 4थी लाइन पे तो ये लिखा था। बोले मैंने तो पढ़ा नहीं। बोले गलती आपकी है, आपने क्यों नहीं, आपने साइन कर दिया, अब तो आपको देना पड़ेगा, आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, भारत के कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर आपको देना पड़ेगा, जो भी लिखा है वो करना पड़ेगा। सो पॉइंट इज कि बैंक नहीं छुपा रहा है, कोई बात ही नहीं है छुपाने वाली, वो तो सब बता रहा है आपको। आप नहीं पढ़ना चाहते क्योंकि आप हो आलसी। आप उस टाइम पे सिर्फ ये सोच रहे हो मेरे वो 2 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख का उधार आ जाए, मेरी आज की प्रॉब्लम सॉल्व हो। तो जो प्रिपेयर नहीं करेगा वो रिपेयर करता रह जाएगा। आलसी ही नहीं, आप लालची भी हैं, इसीलिए आप चाहते हैं कि प्रोटोकॉल फॉलो करने के बजाय आपको स्पेशल क्लास के तहत एंट्री मिल जाए। जो बड़े ग्रुप्स होते हैं वो एक्सट्रीमली प्रिपेयर्ड होते हैं। ओके। आज अगर आप कोई भी बड़े ग्रुप में देखोगे, उनका अगले 1 साल का 2 साल का कैश फ्लो बना होता है। इस महीने इतना रेवेन्यू आएगा, इतना कॉस्ट जाएगा, इतना पैसा बचेगा, या इतना लागत लगेगी। अच्छा, पहले से तैयार, पहले दिन से उनको। आज इसे हम कहते हैं एओपी, एनुअल ऑपरेटिंग प्लान। ओके। तो हर कंपनी, हर अच्छी कंपनी एक एनुअल ऑपरेटिंग प्लान बनाती है। उसके तहत पूरी टीम्स को टारगेट दिया जाता है कि भाई सेल्स वालों तुम्हें इतना पैसा लाना है, खर्चा करने वालों तुम्हें इतना खर्चा करना है। उसमें अगर उनको दिख गया भाई सुन ऐसा है कि ये प्लान बनाते हुए 6ठे महीने में ना थोड़ा शॉर्टफॉल आ रहा है, कम पड़ेंगे पैसे, तो वो आज से लोन अप्लाई करते हैं। ओके। आज से, क्योंकि उनको पता है 2 महीने प्रोसेस में जाएंगे। और अगर वो 5वें महीने जाएंगे तो वो बैंक के मोहताज होंगे, आज जाएंगे तो बैंक उनका मोहताज होगा। ओ, यहाँ पे एक फेयर डील होगी। फेयर डील होगी ना। मैं मरोड़ूंगा, मैं आईसीआईसीआई के पास भी जाऊंगा, एचडीएफसी के पास भी जाऊंगा, एसबीआई के पास भी जाऊंगा, सबसे नेगोशिएट करूंगा, चवन्नी बचाऊंगा अपनी मैं तो, क्योंकि मेरा लोन बहुत बड़ा है। और बैंक ये जानेगा कि आपके पास सामर्थ्य है, वो आपके पीछे भागेगा, क्योंकि अभी तक उसको पता नहीं ना 6ठे महीने आने वाला है। ओ, उसको थोड़ी पता है ये बात तो उसको तो आपकी बैलेंस शीट दिख रही है, हाँ, उसको तो आपका वर्चस्व दिख रहा है। अगले 6ठे महीने 7वें महीने आपके शॉर्टफॉल आने वाला है, उनको थोड़ी पता है। तो आप प्रिपेयर्ड हो जाते हो, तो आपको रिपेयर नहीं करना पड़ता। तो बड़े लोगों को बनने से पहले उनके आउटपुट से ज्यादा आप उनके इनपुट को रोमांस करो कि वो करते क्या है। मैं 12 महीने छोड़ो यार, एक व्यक्ति अपने अगले महीने का बजट नहीं बनाता,
कि अगले महीने मुझे कहां से पैसा आएगा और कहां पैसा जाएगा। ये प्लान तो होता नहीं, अगले दिन का नहीं होता है यार, अगले प्लान महीने नहीं होता उनके पास। तो मैं हर व्यापारी को बोलता हूं एक छोटी पर्ची बनाओ और अगले 3 महीने का रेवेन्यू और कॉस्ट लिख लो कि क्या खर्चे हैं फिक्स्ड, कितना ब्याज जाना है, कितनी तनख्वाह जानी है, कितना बिजली पानी का खर्चा है, ये सब लिखो, अपना रेवेन्यू लिखो और देखो कहाँ शॉर्टफॉल पड़ रहा है। अगर शॉर्टफॉल पड़ रहा है तो अभी लोन अप्लाई कर दो। अच्छा, मजेदार बात क्या है ना कि ये पॉडकास्ट देखते देखते आदमी ये समझ जाएगा कि जो अमीर होता है ना वो अमीर क्यों होता है, उसकी मानसिकता किस तरह की होती है। ये जो हमारी बातचीत हो रही है ना, अगर कोई फाइनेंस के सेक्टर में काम करने वाला व्यक्ति या जो सीख रहा है अगर नोट्स बना लेना तो उसको बहुत कुछ एमबीए इन फाइनेंस है ये। हाँ, एमबीए इन फाइनेंस है ये उसको मिल जाएगा। अच्छा, क्या होता है ऐसा नहीं कि मैं आपके साथ कर रहा हूँ तो लोगों के लिए कर रहा हूँ, इससे मुझे भी बहुत क्लैरिटी मिलती है जी। लोगों को तो मिलेगी मिलेगी। और जब वो कमेंट करते हैं ना तो उनके कमेंट से हमको ये समझ में आता है कि आगे उनको किस चीज़ की जरूरत है, हम वो सवाल लेकर के आते हैं। बिल्कुल, इसके बाद भी लोगों के कमेंट्स आएंगे। बिल्कुल, हो सकता है आपको फिर तीसरी बार बैठना पड़ेगा, भाई ये तो बकाया रह गया है। मोस्ट रेडी फॉर दैट। हाँ, नहीं, क्योंकि आपकी व्यूअरशिप इस तरह की है जो बहुत सी चीज़ें जानते हैं। और मजेदार बात क्या है, अच्छी बात ये कि जो आप चार्ज लेकर के ना लोगों को कंसल्ट करते हैं या कंसल्टेंसी देते हैं ना, वैसी बहुत सी चीजें आप यहाँ ऐसे बता देते बिल्कुल, हैं। मैं यही चीजें अपने व्यापारीगण को भी बताता हूँ, जिनको भी मैं कंसल्ट करता हूँ। यही बातें छोटी छोटी मैं बता रहा हूँ। मैं जब भी किसी बिजनेस में जाता हूँ, और आप तो जानते हैं हमारे मित्र के बिजनेस में हम लोग ने किया था, छोटे से चेंज, बड़े छोटे से चेंज जो है हमारे बहुत बड़ा डिफरेंस लेके आ जाते हैं। हमारा तो मतलब वो क्या है कि हमें पता है ना कभी कौन से 10 का पाना लगाना है, 12 का पाना लगाना है, 14 का पाना लगाना है, हमें पता होता है। हम तो मैकेनिक है। बिल्कुल सही बात। तो फाइनेंशियल मैकेनिक है, तो हमें पता है। वो बेचारे उसके लिए टेंशन है कि कौन सा पाना लगेगा। मेरे को तो पता है 10 का लगेगा, 12 का लगेगा, 14 का लगेगा। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। एक व्यक्ति ने मुझे फोन किया आपके पिछले पॉडकास्ट के बाद, उसने बोला कि यार एक चीज मुझे बड़ी जबरदस्त लगी, जो आपने बटुए में छेद की बात की थी, जो यूपीआई वाला बताया था। उसने बोला जब मैंने कैलकुलेट किया तो मैं खुद हैरान रह गया। सब हैरान है, मुझे पता ही नहीं था। सब हैरान है इस टाइम पे। मैं तो ये अपनी क्लास में इतनी बार एक्सरसाइज कराता हूं, लोग सर पकड़ के बैठते हैं, कुछ लोग रोने लग जाते हैं। बोलो सर पता ही नहीं था, थैंक यू सो मच। देखो मैं आपको बताता हूं, जैसे आप आज गए, आपने अपना ब्लड टेस्ट कराया, समझो आपने 3-4 साल से ब्लड टेस्ट ही नहीं कराया था। आपने आज ब्लड टेस्ट कराया तो आपने देखा यार B12 कम हो गया, D कम हो गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, लिपिड प्रोफाइल खराब हो गया, ये साला वो यूरिक एसिड हो गया, सब 10 चीजें हो गई। तो आपको ना अंदर से झंझोड़ जाता है। बिल्कुल सही बात। फिर अचानक से आप बोलते हैं यार हेल्थ पे ध्यान रखते हैं। इसी तरीके जब आप एक दिन अपना बजट देख लोगे ना, आप अंदर से किलस जाओगे कि यार मैं कर क्या रहा हूं, व्हाट एम आई डूइंग, ऐसे पैसे को आग लगा रहा हूं, मतलब मेरे को, और बेहोश हूं, मदहोश हूं, मुझे पता ही नहीं चल क्या रहा है। इसीलिए जो बड़ा बनता है ना वो ऐसे ही नहीं बड़ा बनता। किसी के लिए कमेंट करना बहुत आसान है, लेकिन जो बड़ा बनता है एक बार उसकी लाइफ में झांक के देखे समझ में आएगा। एक सवाल मेरा है, फिर वापस हम लोन पे आते हैं। बिजनेस शुरू करने से पहले अगर कोई लोन लेता है तो उसको फायदे क्या होते हैं, क्या फायदे मिलते हैं? और एक दूसरा सवाल भी लगे हाथ पूछ लेता हूँ इसी में, तो क्या अगर हम लोन लेकर के बिजनेस शुरू करते हैं, जो हमारी वित्तीय स्थिति पहले से है उसमें कोई संकट भी आ सकता है क्या? देखिए बिजनेस आप जब चालू कर रहे हैं, अगेन क्वेश्चन क्या है, प्रिपेयर्डनेस का है कि आपने बिजनेस चालू किया, आपको पता है कि आपको उधार क्यों। देखिए एक पीटर लिंच करके बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, वो कहते हैं कि जब भी आप कोई स्टॉक खरीदते हो ना, तो 2 चीजें आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर यू ओनिंग एंड व्हाई आर यू ओनिंग। ओके, अभी आपको स्टॉक मार्केट में पता है लोग टिप्स पे काम करते हैं। मैं आपको फोन करूँ, अरे सर्वेश जी सुनो ये कोई कंपनी है XYZ जबरदस्त चलने वाली है, तो ना आपको पता है आप क्या खरीद रहे हो, ना आपको पता है आप क्यों खरीद रहे हो। ठीक है, उधार का भी यही प्रॉब्लम है। जब व्यापारी बिजनेस चालू कर रहा होता है, उसको पता नहीं वो कौन सा उधार ले रहा है, और उसको यही नहीं पता वो उधार क्यों ले रहा है। जैसे उधार आता है तो वो कोई कभी गाड़ी ले लेगा, कोई कुछ ले लेगा। जो चीज वो सस्ते में करा सकता था वही चीज वो महंगे में कराएगा, क्योंकि उसके पास पैसे पड़े हुए हैं इस टाइम पे। बात तो सही है। तो आप प्लीज पहले लोन लेने से पहले सिर्फ थोड़ा मेहनत करके इस जगह से मैं कितना रेवेन्यू करूंगा, कितना मेरा खर्चा आएगा, बेसिक यार बेसिक। एक्सेल शीट की भी जरूरत नहीं है, कैलकुलेटर लो, एक पन्ना लो और लिख दो कि मेरे ये खर्चे होंगे जी, ये खर्चे होंगे। मेरा हमारे पिताजी ये लोग कैसे करते, कैलकुलेटर से एक्सेल से थोड़ी करते थे, वो तो बेचारे एक पन्ना ले लेते थे कि अच्छा ठीक है। मेरे फादर ने भी बिजनेस किया, हाँ भाई इतने का साबुन बेचेंगे, इतने का कॉस्टिक सोडा लगेगा, इतने का ये लगेगा, इतना, हाँ ठीक है जी, मोटा मोटा जी महीने का 5,000 रुपये बच जाएगा। तब की बात है, मेरे को बताते हैं मेरे फादर। तो एंड ऑफ द डे थोड़ा तो मैथमेटिक्स है भाई, नंबर्स का गेम है, हल्का सा मैथमेटिक्स कर लो कि अगले महीने में क्या माल बेचूंगा, कैसे बेचूंगा। अच्छा उससे आपका टारगेट सेट हो जाता है, आपको पता होता है अब इसके नीचे करूंगा तो मौत आ जाएगी, बहुत बैंड बजेगी, तो आप भी भागते हो, आप भी अपना एक टारगेट रखते हो। तो इसको प्रिपेयर्डनेस के साथ चलना पड़ेगा। आप बेसुध होकर लोन नहीं ले सकते, आपको पता होना चाहिए कि आप लोन कौन सा ले रहे हो और क्यों ले रहे हो, क्या पर्पज है लोन का। तो ये बहुत जरूरी है। मतलब हम ये समझते हैं कि बिना तैयारी के अगर आपने कोई काम किया तो रिजल्ट भी बिना तैयारी वाला आने वाला है, आपको तैयार रहना पड़ेगा, शिकायत नहीं कर सकते। एग्जाम में आदमी फेल क्यों होता है? इसलिए नहीं फेल होता कि उसने मतलब क्या कहते हैं कि एग्जाम डिफिकल्ट है।
अगर एग्जाम डिफिकल्ट है तो आपको तैयारी भी उस लेवल की करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही बात। भाई अगर आपको देश के टॉप 100 में आना है, अगर समझो आप आईआईटी में घुसना चाहते हो जेई के माध्यम से, आपको पता है देश के 5000 टॉप में आना चाहते हो, आप 16 लाख लोग देंगे तो आपकी प्रिपरेशन वैसी होगी। बिल्कुल। आप नहीं, हाँ कोई हल्का एग्जाम होगा 10वीं 11वीं 9वीं 8वीं का, जिसमें आप ही के क्लास के 60 बच्चे हैं, तो आपकी प्रिपरेशन वैसी होगी। पर यहां आप नेशनल लेवल पे लड़ रहे हो, फिर आप कभी किसी दिन इंटरनेशनल लेवल पे भी लड़ोगे तो वहां तैयारी अलग होगी। भाई रणजी ट्रॉफी के प्लेयर का क्वालिटी, आईपीएल के प्लेयर की क्वालिटी, टेस्ट मैच के प्लेयर की क्वालिटी, इंटरनेशनल वनडे के क्वालिटी में फर्क होता है। बिल्कुल होता है, तैयारी में फर्क तैयारी होता का फर्क है ना। हाँ। कपिल देव क्या कहते थे कि 4 बजे उठने का टाइम नहीं है, 4 बजे मैदान पे पहुंचने का टाइम है। बिल्कुल सही बात। तो उस लेवल की तैयारी करी तब वो कपिल देव बने। हाँ। सचिन तेंदुलकर की स्टोरी सबको पता है, कैसे वो सुबह पहुंच जाते थे और एक ही सांस में खेलते रहते थे 16-16 घंटे एक बैट पकड़ के खेलते रहते थे। तो आदमी सचिन तेंदुलकर को देख रहा है, अरे वाह यार सचिन तेंदुलकर सर, तुम देखो तो सही वो आदमी की क्या मेहनत थी। विराट कोहली एक ही खाना पिछले पता नहीं कितने दिन से खा रहा है, चेंज ही नहीं करता। हमको रोज यहाँ भटूरा छोला चाहिए, किसी दिन कड़ी चावल चाहिए, किसी दिन राजमा चावल चाहिए। बोले नहीं, उसके बाद हमारे को कोहली बनना है। कैसे बनोगे यार? उसका तबीयत खराब होगी, शिकायत भी करेंगे हम। तो सारा खेल इनपुट और प्रिपरेशन का है। जो इनपुट और प्रिपरेशन पे वर्क करेगा कि इनपुट क्या चाहिए और बार बार उसको प्रिपेयर करेगा, वो आगे जाके सुपर सक्सेसफुल बिजनेसमैन जरूर बनेगा। और उधार को जैसे बढ़िया घुड़सवार होता है, हाँ। वैसे पकड़ के चलेगा। एक सवाल और है बिजनेस से ही कि किसी भी बिजनेसमैन को लोन कब लेना चाहिए? जैसे वो उसकी कंपनी उसने शुरू कर दी, बूटस्ट्रैप ही शुरू कर दिया, तो लोन कब लेना चाहिए और लोन लेने के फायदे क्या हो सकते हैं उसकी कंपनी में? देखिए, लोन कब लेना चाहिए, अगेन वो डिपेंड करता है कि आपके कैश फ्लोज कैसे हैं। ठीक है। सो फॉर एग्जांपल, आपका बिजनेस ऐसा है कि आपको पता है भाई ये 6-8-10 महीने में थोड़ा सा इन्वेस्ट करूंगा तो उसके बाद मेरी फैक्ट्री चालू हो जाएगी, मेरा माल बिकना चालू हो जाएगा, तो मैं उसके बाद से इसका उधार चुका सकता हूं। तो उस आदमी को लोन लेने में कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। अब जो बड़ी कंपनीज होती हैं, जैसे मैंने कहा कि जो एयरपोर्ट होता है वो बिना उधार के नहीं बन सकता, रोड बिना उधार के नहीं बन सकती, तो वो बड़ी कंपनीज उधार अलग तरीके से देखती हैं। हमने बात करी कि आप में क्षमता होनी चाहिए उधार चुकाने की। अब क्षमता को कैसे असेस करते हैं वो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक कंपनी है टाइटन। अब टाइटन का मार्च 2024 का जो प्रॉफिट था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, वो था करीबन 5,250 करोड़ रुपए। ओके। ठीक है। और उनका जो इंटरेस्ट था साल का, वो था 619 करोड़ रुपए। हो, अगर कोई 619 करोड़ सुनेगा तो डर जाएगा। हाँ, कि भैया इतना इंटरेस्ट है। पर आप ये देखो कि 619 करोड़ के अगेंस्ट उसके पास 5,250 करोड़ की कमाई है, यानी वो मोटा मोटी 8 बार अपना ब्याज दे सकता है, 8 टाइम्स। तो ये तो बहुत अच्छी क्षमता हो गई। रिलायंस को अगर आप देखो, रिलायंस का 1.25 लाख करोड़ का उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, उसमें से 22-23 हजार करोड़ का उनका इंटरेस्ट चला जाता है, तो वो अपना ब्याज 5.5 गुना दे सकते हैं। तो आपको पहले ये देखना है कि जब भी आप लोन लोगे तो आप क्या ब्याज को चुका सकते हो। इसको और सरल कर देता हूं, आपकी तनख्वाह 1 लाख है, ईएमआई 50,000 है, तो आप सेफ हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। आपकी तनख्वाह 1.5 लाख है और आपकी ईएमआई 50 है, तो आप ज्यादा सेफ हो। 2 लाख है, 50,000, आप और ज्यादा सेफ हो। अब ये जो गैप है आपके पास 1.5 लाख का, आप इसमें और भी लोन ले सकते हो, क्योंकि आपके पास गैप बड़ा है। हाँ। इनकम और आपके ईएमआई में गैप बड़ा है, तो आप और लोन ले सकते हो। पर आपकी इनकम है 50,000, ईएमआई है 1 लाख, अरे डूब जाएंगे। तो फिर कैसे लोन लोगे? फर्दर लोन कैसे लोगे? वो तो पहले इसको कैसे निकालोगे वो तो सोचो। तो बहुत सिंपल है, आपको ये रेशियो पता होना चाहिए, आपकी क्षमता क्या है, आपके बॉडी में कितनी ताकत है, आपके बिजनेस में कितनी ताकत है, कितनी बार वो आज लोन चुका सकता है। भाई आपकी कमाई चल रही है, आज समझो आपने छोटा मोटा बिजनेस चालू किया, आप महीने का 1 लाख रुपए कमा रहे हो, साल का 12 लाख कमा रहे हो। अब आप एक लोन लेने चले गए 10 करोड़ का। अब 10 करोड़ का ब्याज होता है जी 1 करोड़ 20 लाख रुपए साल का। तो अब 12 लाख की इनकम में से 1 करोड़ 20 लाख कैसे दोगे? और बैंक यही देखने वाला है, बैंक भी यही देखने वाला है। बैंक बोलेगा यार तुम्हारे में क्षमता ही नहीं है देने की। बात तो सही है। तुम्हारी नीयत अच्छी है, बाबूजी अच्छे आदमी हो तुम, तुम्हारे अच्छे का क्या चार डालूं मैं? बात तो सही है। तो सिंपल है, आप अपनी क्षमता बनाओ, क्षमता बना के आप उधार लो, उधार को सही तरीके से उपयोग करो। जब तक उधार है जिंदगी में, आपको सिस्टम से चलना पड़ेगा। उधार एक तरह से अच्छा भी है, बहुत अच्छा है आपको सिस्टम। मैं कहता हूं एक व्यक्ति को उधार कभी कभी इसलिए लेना चाहिए कि उससे वो सिस्टम में रहता है, बिजनेसमैन को खासकर। कुछ लोग कहते हैं ना कि अगर आपको अपने जॉब से प्यार नहीं है तो उधार लेके घर ले लो, तो आपको अपने जॉब से अपने आप प्यार हो जाए। हाँ, ये कहावत है, इसके पीछे लॉजिक भी है, लॉजिक है ना कि फंस गए। तो इसी तरह जब बिजनेसमैन लोन लेता है तो वो क्या कर रहा है, अब उसको पता है मुझे बैंक को हर तिमाही पे रिपोर्ट देनी है, हर महीने ब्याज देना है, उसको बैंक को रीपे करना है, तो वो सिस्टम से चलेगा, कॉस्ट को मैनेज करेगा, छोटे मोटे खर्चे बचाएगा ताकि वो उधार चुका सके। ओके। तो मुझे लगता है कभी कभी कि बैंक, ये उधार जो है एक बिजनेस के लिए बहुत अच्छा होता है।
अगर वो उसको सही तरीके से उपयोग कर सके। खेला सारा है कि आप उसको उपयोग कैसे करते हो। अच्छा, एक चीज और जानना चाहूंगा इसमें, लोन लेने से क्या टैक्स का बड़ा बेनिफिट होता है क्या? बहुत बड़ा बेनिफिट है बिजनेसेस को, अच्छा। बहुत बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि जो भी इनकम आप जो भी इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो टैक्स डिडक्टेबल है। अच्छा। हाँ, तो आज अगर एक कंपनी 400 करोड़ से नीचे का टर्नओवर करती है तो उसका इनकम टैक्स रेट जो है वो 25% होता है। अच्छा। तो आप समझ लो कि जैसे ही उसने कुछ ब्याज दिया तो उसको 25% छूट तो सरकार दे रही है, नहीं तो उसकी पूरी इनकम पे टैक्स लगता। अब वो ब्याज कट के टैक्स लगेगा। तो अगर समझो आपकी इनकम 1 करोड़ है और आपने इंटरेस्ट 0 है तो आपका टैक्स कितना होगा? 25 लाख रुपए। पर यही अगर 1 करोड़ की इनकम पे आपका 50 लाख का ये है इंटरेस्ट है, ब्याज है, तो आपको टैक्स लगेगा 50 लाख पे। 50 लाख पे आपका टैक्स लगेगा 12.5 लाख रुपए। तो सीधा सीधा सरकार आपको डिस्काउंट दे रही है 25% का, कि भाई आप 25% का डिस्काउंट ले लो हमारी तरफ से। यही वजह क्या है कि जब बड़े लोग बड़ी गाड़ियां वगैरह लेते हैं तो लोन पे ही लेते हैं, पैसा होता है उसके बाद भी लोन पे लेते हैं। मैंने आपको अभी समझा दिया ना कि आपके पास 50 लाख रुपए हैं और आप अपना लोन चुकाते हो तो आप जो है 50 लाख ही बचा रहे हो अगले 20 साल में। पर यही 50 लाख जब आप निवेश करते हो आप 2 करोड़ कमा लेते हो। तो ये बात जिसके बुद्धि में घुस जाए तो वो क्यों लोन चुकाएगा? उसको पता है मैं अपनी इनकम से लोन चुकाता रहूंगा, यहां मेरा पैसा कंपाउंडिंग चल रही है। अच्छा, एक बिजनेसमैन है, अगर वो लोन पे गाड़ी वगैरह लेना चाहता है, कुछ ऐसा कोई एसेट लेना चाहता है, तो उसको अपने नाम पे लेना चाहिए कंपनी के नाम पे? देखिए, आइडियली अगर उसका कॉर्पोरेट यूज है, मतलब कंपनी में भी यूज है, तो कंपनी के नाम पे लेना चाहिए उसको डेप्रिसिएशन का भी बेनिफिट मिलता है। ओके। तो कंपनी जो ब्याज का भी बेनिफिट मिलता है, डेप्रिसिएशन का भी मिलता है। जो वैल्यू है गाड़ी की वो भी डिडक्ट होती रहती है उनके प्रॉफिट से। ओके। अच्छा, कई बार ये देखा जाता है, लोग ये कहते हैं, ये कहावत भी आजकल है कि जो बिजनेस है ना वो सरकार के पैसे से करो, अपना पैसा तो सेव करो। क्या कॉन्सेप्ट है? कोई कॉन्सेप्ट है इसके पीछे या बस सरकार ऐसे? के पैसे से करो मतलब जो बिजनेस करना है तो अपने घर का पैसा मत लगाओ, हाँ। लोन लो, बिजनेस स्टेब्लिश करो, सरकार का पैसा लौटाओ, अपना जो पैसा है उसको रख करके इन्वेस्ट करो। क्षमता है तो कर लो, बिल्कुल करो, किसने मना किया? तो उसको कंपाउंडिंग का लाभ मिल सकता है? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अगर मेरा पैसा सीधा बैंक में भी पड़ा होगा तो भी मुझे कंपाउंडिंग का लाभ मिल जाएगा बेटर। अच्छा, वही तो मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आप में वो क्षमता है कि आप उधार को, भाई जो घुड़सवार होता है, जो सीजन्ड घुड़सवार होता है, उसको घोड़ा चलाने में बहुत मजा आता है। उसको लगता है यार मैं कंट्रोल में हूं। आपको गाड़ी चलाने में कब मजा आता है? जब आप कंट्रोल में फील करते नहीं, ये तो उसके लिए ना जो लोन लेना जानता है पहले से ही, लेकिन जो नया व्यक्ति है, देखिए नया, मैं आपको वापस बता रहा हूं, आप और मैं, समझो आप जिम जाते हो पिछले 2 साल से, हाँ, और आप बोले संजय जी यार आप बड़े मोटे से हो गए, चलो मेरे साथ जिम चलो यार। और मैं वहां आपके साथ गया, हम दोनों ने चेंज किया और बैठे, और मैं देखा जी सर्वेश भाई गए और सबसे पहला डंबल उन्होंने उठाया 50 किलो। मतलब यार सर्वेश भाई 50 किलो उठा रहे, हम भी उठाएंगे यार। हमने उठाया 50 किलो, वो डंबल ही नीचे हाथ से गिर गया। क्यों? क्योंकि आपने क्षमता बनाई है, मैंने नहीं बनाई है। तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे 5 किलो का डंबल उठाना चाहिए कि चलो क्षमता बनाना चालू करते हैं, धीरे 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 धीरे। भाई जल्दी में कुछ नहीं होता। वो एक ट्रक के पीछे मैंने बड़ी सुंदर कहावत पढ़ी थी, धीरे धीरे चलोगे तो बार बार मिलेंगे, धीरे धीरे चलोगे तो बार बार मिलेंगे, ज्यादा जल्दी करोगे तो हरिद्वार मिलेंगे। बात तो सही है। ये भले स्लोगन था लेकिन बात तो फैक्ट है। आप कहीं कोई भी काम जीवन में अगर जल्दी जल्दी करने का प्रयत्न करोगे, बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने जल्दी की प्रयत्न की, ठीक है, जिनको जल्दी थी वो चले गए। ये लाइन एक बार ना मैं केदारनाथ से आ रहा था डिजास्टर के बाद, मेरा जो ड्राइवर था तब मैं न्यूज चैनल में हुआ करता था, बड़ी तेजी से आया, पहाड़ी ड्राइवर गाड़ी के आगे लगा दिया, उसने अपना शीशा डाउन किया और बोला क्या हुआ? बोला जल्दी है। तो उसने बोला कि जिसको जल्दी थी वो चले गए और गाड़ी काट के निकल गया। मेरा ड्राइवर पूछा सर इसका क्या मतलब था? मैंने कहा भैया, उसने बोला कि भगवान के पास चले गए जिनको जल्दी थी, इसलिए जल्दी ना करो, आराम से चलो, आराम से चलो। तो लोन, अच्छा आपको पता नहीं है कि जैसे 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 आप लोन लेना सीखोगे, पहला लोन चुकाओगे, बैंक आपसे प्रेम करने लगेगा। अच्छा, कि यार वाह यार ये व्यक्ति बड़ा अच्छा है, इसने 2 साल का लोन लिया था, टाइमली ब्याज दिया और मेरे को आके मेरा लोन चुका दिया, भाई इसको फिर से लोन दो। अच्छा, उनका भी टारगेट होता होगा ना? उनके तो टारगेट है। आज अगर देखो क्या होता है, घी में घी डलता है, कहते हैं ना, वो मारवाड़ी में कहावत है, घी में घी डलता है। तो घी में घी डलता है मतलब क्या है कि जो पहले से ही अच्छा होगा उसी को लोन सस्ता मिलेगा। आज अंबानीज के यहाँ, अडानीज के यहाँ लोग लाइन लगा के बैंक खड़े होते हैं कि भाई ले लो ले लो ले लो ले लो, क्योंकि उनको पता है यार हमारा पैसा लेके ये डुबाएंगे नहीं, ये हमें वापस कर देंगे। उनको भी तो डर है ना बेचारों को, बिल्कुल, उन्होंने पब्लिक पैसे से डील कर रहे हैं। बात तो सही है। तो एंड ऑफ द डे आपको ये देखना है कि धीरे धीरे अपनी क्षमता बढ़ाओ, 5-7 साल लोन से काम करना सीखो, अपनी कंपनी को स्लोली ग्रो करो। मैं बता रहा हूं 5-7 साल जो लोन से ठीक तरीके से काम करना सीख गया, कंपनी को बना लिया, सिस्टम्स को साथ साथ खड़ा कर दिया, वो उसके बाद उसकी जो कंपाउंडिंग लगेगी, उसका दिन दुगनी रात चौगनी ग्रोथ होगी उसी उधार से।
क्या बात है। अच्छा, आप अभी कह रहे थे ना बैंक प्यार करने लगता है, तो क्या जो बैंक का लोन ऑफ इंटरेस्ट होता है वो बिजनेस के प्रकार पे भी डिपेंड करता है क्या? और बिजनेस के प्रकार के हिसाब से लोन भी मिलता है क्या? कहने का मतलब कि अलग अलग तरह के बिजनेस तो अलग अलग तरह का उसका ब्याज दर होगी, अलग अलग ही Yes. होगा, ऐसा देखिए होता है? क्या होता है, बैंक के लिए ना 2-3 चीजें होती हैं। तो बैंक आपको कैटेगराइज करता है। अच्छा। एक कैटेगरी होती है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, PSL कहते हैं उसे। ओके। अगर आपका व्यापार सरकार के प्रायोरिटी सेक्टर में है, ओके। कि भी सरकार को लगता है कि हमारे को एनर्जी की बहुत जरूरत है और आप कहते हो मैं सोलर पावर प्लांट लगाना चाहता हूं, तो आप आ जाते हो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में। ओके। तो सरकार उसमें आपको थोड़ा ज्यादा बेनिफिट देती है। आपको बोलती है ठीक है जी, अगर हम आम आदमी को, आम बिजनेस को क्या कहते हैं 100 रुपए का लोन देंगे तो आपको 200 रुपए का दे देंगे। ये सब्सिडी वाली बात है क्या? ये सब्सिडी नहीं है, दिस इज नॉट सब्सिडी, ओके। दिस इज गिविंग यू बेटर लोन। मतलब आपको ज्यादा अच्छे टर्म्स पे लोन मिलेगा। ठीक है। तो किसी को 9% ब्याज पे अगर लोन मिल रहा है, आपको शायद 8% पे मिल जाएगा। किसी को 5 साल के लिए मिल रहा है, आपको 10 साल के लिए मिल जाएगा। ठीक है। तो ये आपको बेटर टर्म्स पे मिलेगा। सब्सिडी होती है वो जो सरकार देती है, ये तो बैंक आपको बेनिफिट देगा सबसे पहले। ओके। क्योंकि बैंक के लिए क्या होता है कि बैंक के पास अगर 100 रुपए हैं तो सरकार उनको बोल के रखती है कि भाई 40 रुपए आपको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को देने ही देने हैं। ओके। अब प्रायोरिटी सेक्टर में एनर्जी हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ये जो देश की नीड है, देश को ग्रोथ करने की नीड है, उस सेक्टर के लिए बैंक को 40 रुपए देने ही पड़ते हैं। तो वो ढूंढ रहे होते हैं यार एक ऐसा व्यक्ति लाओ जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में काम कर रहा हो, प्रायोरिटी सेक्टर में काम कर रहा हो। फिर आम बिजनेसेस हो जाते हैं। वो आम बिजनेसेस के हर बिजनेस का अलग सिस्टम होता है मेजरमेंट करने का। कोई लिकर बिजनेस में है तो वो अलग तरीके से मेजर करेंगे। कोई छोटे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उनको अलग तरीके से मेजर करेंगे। कोई रियल एस्टेट में है उसको अलग तरीके से करेंगे। कोई ठेकेदारी में है उसको अलग तरीके से करेंगे। तो हर तरीके का व्यापार, कोई फार्मा में है, कोई FMCG में है, तो हर प्रकार के व्यापार के उनके पास रूल्स होते हैं, उनको पता होता है। कोई हॉस्पिटल बना रहा है उसको अलग तरीके से करेंगे। तो उनके रूल बुक सेट है। उनको पता है भी एक भाई साहब क्या है, अच्छा हॉस्पिटल में चलो आओ वो वाले डिपार्टमेंट में जाओ, उसको पता है आपसे क्या 4 सवाल पूछने, वो 4 सवाल में समझ जाता है कितने पानी में। उनका रोज का काम है ना जी, तो वो आराम से ये करते हैं। तो बैंक डेफिनेटली आपको प्रायोरिटी देता है। अगर आप एक अच्छे कस्टमर हो, अच्छा व्यवहार रखोगे, अच्छी तरीके से अपने लोन को चुकाओगे, एक ऑनेस्ट डेट रिपेयर बनोगे, आपको बैंक बरसात कर देगा पैसे की। और आप अपने सपने पूरा कर और सकते अपने हैं। सपने अपने आसपास वाले लोगों के सपने, सबके सपने पूरे कर सकते हैं। एक चीज़ और कि जब भी कोई लोन लेने जाए तो किन बातों का ध्यान रखे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि अच्छा अब ले लेना चाहिए, इसको देख के बहुत लोगों को लगेगा अरे यार लोन लेना फायदे का काम है। तो किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए जब लोन लेने अगर आप जा रहे हैं तो? देखिए सबसे पहली चीज़ आपको लोन का, मैंने जो बोला पीटर लिंच वाली बात, मेरे को कौन सा लोन चाहिए और क्यों चाहिए, या पेपर पे नोट्स बना लो। ठीक है। अपने जो माइंड में पॉइंट्स है उसको लिख लो कि मैं लोन ले रहा हूं, बिजनेस लोन ले रहा हूं और मैं इस पर्पस के लिए ले रहा हूं कि या मुझे ग्रोथ करनी है या मुझे वर्किंग कैपिटल चाहिए। क्या पर्पस क्या है लोन लेने का, वो बहुत क्लियर होना चाहिए। बैंक भी पूछेगा। ठीक है। तो जितना क्लैरिटी से आप बैंक से बात करोगे ना, उतना आपको बैंक ज्यादा कॉन्फिडेंटली लोन दे पाएगा। ओके। आप वो बैंक के पास गए और उसने बोला आपको क्यों लोन चाहिए, अरे बाबूजी वो बिजनेस में चाहिए। अब बिजनेस में चाहिए का मतलब क्या होता है, आपको बताना पड़ेगा आपको एक्सपेंशन के लिए चाहिए, आपको नई फैक्ट्री लगानी है, आपको सेम फैक्ट्री में कुछ ग्रोथ करनी है, आपको कुछ वर्किंग कैपिटल चाहिए, आपको इन्वेंट्री खरीदनी है, आपने कस्टमर को माल दे दिया है उसने पैसे नहीं दिए तो उसके लिए आपको कवर करने के लिए पैसा चाहिए। क्या क्यों चाहिए भाई पैसा, तो ये पहली चीज आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए। सेकंड चीज आपको ये पता होना चाहिए आपको कौन सा फॉर्म ऑफ लोन चाहिए। जैसे एक लोन होता है टर्म लोन। टर्म लोन का होता है जिसकी अवधि होती है 3 साल 4 साल 5 साल। उसमें शुरू में आपको ब्याज देना होता है, फिर धीरे धीरे आपको पैसे वापस करने पड़ते हैं। ठीक है। दूसरा लोन होता है ओडी। ओडी में आपको ब्याज 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 देना पड़ता है, वो साल में एक बार रिन्यू होता है। ठीक है। ठीक है, तो ओडी आपका एक होता है। आप क्या CGT MSE के लिए जा रहे हो जो गवर्नमेंट की स्कीम्स चल रही हैं, तो उसके देखो आप गवर्नमेंट की स्कीम्स देख लो कि हो सकता है आपके प्रकार के बिजनेस को गवर्नमेंट की कोई स्कीम लगती हो, तो वो स्कीम आप, गवर्नमेंट की स्कीम सारी वेबसाइट्स पे अवेलेबल है, आराम से जा सकते हो। नहीं तो कोई ना कोई MSME कंसल्टेंट्स होते हैं उनसे भी आप बात कर सकते हो, वो आपको बता देंगे आपके लिए कौन सी राइट स्कीम होगी। तो तीसरी चीज आप अपनी स्कीम चेक कर लो कि सरकार के साथ कौन सी। चौथी चीज, कभी भी भाई जब भी आप सप्लायर से भी बात करते हो तो 3 सप्लायर से बात करते हो। इसी तरीके से उधार लेने जा रहे हो एटलीस्ट 3 बैंकों से बात करो। अच्छा। हाँ, ये ICICI, HDFC, SBI, कैनरा, फैनरा, जो आपको जमते हैं, और तीनों को लड़ाओ कि भाई ये बाबूजी ये मेरे को 9.25% पे दे रहा है, आप कितने पे दोगे? वो कहेगा मैं 9.15 पे दूंगा। फिर तीसरे के पास अच्छा ये 9, ऐसा होता है क्या? बिल्कुल होता है। आदमी तो ये सोचता कि अरे बड़ी मुश्किल से लोन मिल रहा है, जो कह रहा है मान लो ले लो। ये तो गलत है। आप लड़ो ना अपने अधिकार के लिए, क्यों, क्या प्रॉब्लम है? हाँ, अगर बाकी दोनों जगह से मना है तो एक जगह से तो मिल ही जा रहा है। हाँ। मैं नेगोशिएट ही तो कर रहे हो ना, एक जगह से तो फर्म हो गया है, बाकी नेगोशिएट कर लो। नेक्स्ट है सैंक्शन लेटर को बहुत आराम से पढ़ो। जो सैंक्शन लेटर आता है कि भाई आपको किस टर्म्स पे लोन मिलने वाला है, आपको कैसे रीपे करना, उसको समझो अच्छे से। कोई नहीं पढ़ता, जिंदगी में किसी ने नहीं पढ़ा, फर्क नहीं पड़ता उनको। बिजनेसमैन तो पढ़ता, बड़े बिजनेसमैन तो उसको चीर फाड़ करते हैं, एक एक क्लॉज पे 2-2 दिन लड़ाई होती है। अच्छा। हाँ, कि ये कैसे लिख दिया आपने, ये क्यों लिखा,
ऐसे नहीं एक्सेप्ट करेंगे, ये बेस रेट से क्यों लिंक कर दिया, इसमें कोलैटरल ऐसा क्यों कर दिया, इसमें पारी पासू कवर क्यों नहीं किया, ऐसे कोर्ट में टर्म्स इसी पे लड़ते होंगे ना? हाँ? कोर्ट में इसी पे लड़ते होंगे। कोर्ट में नहीं, मतलब बिफोर नहीं, जैसे सैंक्शन। अगर लोन डिफॉल्ट हो गया, भाई वही तो डॉक्यूमेंट है। हाँ, कल को अगर किसी प्रकार का डिफॉल्ट होगा तो इसी डॉक्यूमेंट पे तो लड़ाई होने वाली है। हम्म, तो आज पहले प्रिपेयर्ड होते हैं भाई, वो लोग बहुत अलग लेवल पे प्रिपेयर्ड होते हैं। इसीलिए 1000 करोड़ 2000 करोड़ का लोन। और हमारे वाला सोचता है आज के पैसे बचा लो, आज क्यों वकील को 10,000 देने 20,000 देने, और कल वो 20 करोड़ देगा, आज 20,000 नहीं देगा। जेल भी जाएगा। ठीक है, स्ट्रेस लेगा, जेल जाएगा, जो भी होगा, बट आज वो नहीं देगा 10,000 रुपए कि यार किसी से डॉक्यूमेंट पढ़वा लेता हूँ, वो ठीक है, वो 4 चीजें मुझे बता देगा, मैं बैंक से नेगोशिएट कर लूंगा। एक सवाल बड़ी देर से दिमाग में घूम रहा है, मैं सोचा हूँ कितना जल्दी पूछूं। वो सवाल ये है कि कौन सा लोन जिंदगी में नहीं लेना चाहिए, या किन लोन से बचना चाहिए। और एक चीज और इसी में जोड़ देता हूं क्योंकि मैं भूल जाऊंगा इस सवाल, इससे रिलेटेड भी है। वो लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट का बैंक फायदेमंद होता है, प्राइवेट बैंक मतलब ये होता है कि ज़्यादा लेता है। तो ये 2 सवाल हैं कि कौन से लोन से बचना चाहिए और किस तरह के बैंकों को प्रीफर करना चाहिए लोन लेने के लिए। देखिए, जब आप दौड़ लगा रहे होते हैं, समझो 100-200 मीटर की दौड़ है और उसमें हर्डल रेस है, हर्डल रेस आप समझते हो? हाँ, हर्डल्स रखे होते हैं, बाधाएं रखी होती हैं। हाँ, तो लोन जो है ना वो हर्डल रेस की तरह है। ठीक है। तो अब आप समझो 6 फुट के हो तो आप बड़ी हर्डल क्रॉस कर सकते हो, बिल्कुल। आप 5.5 फुट के हो तो थोड़ी छोटी हर्डल क्रॉस कर सकते हो। तो अगर आपको अपनी हाइट पता होनी चाहिए कि मैं कितने का हर्डल क्रॉस कर सकता हूँ। ठीक है। अब कुछ व्यापारी क्या करते हैं, दिन का 1% का ब्याज ले लेते हैं। मैंने देखा है, दिन का 1% का ब्याज। अरे, आपको पता है ये जो ठेले वालों को लोन मिलता है, हाँ। उनको लोन कैसे मिलता है? सुन, मैं तेरे को 1,000 रुपए दे रहा हूँ सब्जी लेने के लिए, शाम को मुझे 1,000 के साथ 100 रुपए वापस कर देना। कितना ब्याज हुआ? एक दिन का 10%। अरे, तो वो सोचता है ठीक है यार, मैं 1,000 रुपए की सब्जी ले आऊंगा और मेरा 400 रुपए का मुनाफा होगा, 100 रुपए इनको दे दूंगा। तो वो तो ऐसे सोचता है, पर साहूकार कैसे सोच रहा है? मैं तो 1,000 रुपए दिए, 100 रुपए बना लिए दिन के। हाँ, 10 लोगों के दिए तो 1000 रुपए ऐसे खड़ा कर लिए। ऐसे खड़े कर लिए दिन के, 10,000 रुपए में 1,000 बना लिए। सो आपको पहले ये समझना है कि आप क्या उस हर्डल को क्रॉस भी कर पाओगे, या सिर्फ डेस्परेशन में लोन ले रहे हो, ओके, एक नई टोपी सर पे डाल रहे हो। ठीक है। अब मैं आपको अपना एक बताता हूँ किस्सा। मेरे एक स्टूडेंट है, हम्म, उन्होंने मुझे, स्टूडेंट नहीं रहा, सॉरी, एक फॉलोअर थे, तो उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया। अच्छा व्यक्ति, 10 लाख रुपए की तनख्वाह, ठीक है। पहले उसके पास 20 लाख रुपए का खुद का डिपॉजिट था, मतलब पैसे थे, उसने ट्रेडिंग की, वो 0 हो गए। ओके, फिर उसने 20 लाख रुपए पर्सनल लोन लिया 16% पे साल का, अच्छा, वो 0 कर दिया। फिर उसने कुछ लोकल साहूकार से, दोस्त यारों से, टाइप वाले साहूकार से लिया, उन्होंने 30% लिया साल का, वो भी 0 कर दिया। ओके। आज वो महीने के 10% वाले लोन पे है और उसकी किश्त उसकी तनख्वाह से ज्यादा है। अरे, ऐसे में तो आदमी मतलब वो तो लिख रहा है मुझे, मैं सुसाइड करना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ, क्या जवाब दूँ उसको? तो हम तो एक ही चीज़ बोलते हैं, एक्टिव इनकम बढ़ाओ। मेरा एक स्टूडेंट है, अब नाउ एक स्टूडेंट है, उसके साथ भी यही हुआ। 10-15-20 साल पहले जब उसने पास आउट किया तो उसने 2-3 हज़ार की, 7-8 हज़ार की नौकरी से चालू किया था। उसके पास उस टाइम 1 लाख रुपए जमा हुए, तो 1 लाख रुपए से उसने ट्रेडिंग करी, उससे पैसे बन गए। तो उसको लगा अपुनिश भगवान है, तो उसने दोस्त यारों के 7-8 लाख रुपए ले लिए, वो 7-8 लाख डब्बा हो गए, 0 हो गए अगले 6 महीने के अंदर। अब दोस्तों खड़े हो गए सर पे। पर इस लड़के ने एक समझदारी की, ये मार्केट से दूर हो गया, बोले यार जो चीज़ ने अपने को बर्बाद किया, एक बार उससे दूर हो जाओ। मैं पैसे कैसे कमा सकता हूँ? एक्टिव इनकम से। ओके। तो उसने अपने आप को ज़्यादा काम करवाया, फ्रीलांसिंग करी, स्किल्स सीखी, और धीरे 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 करके 6-7 साल में सबके पैसे वापस कर दिए। फिर जैसे 6-7 साल में पैसे वापस हुए, उसकी तनख्वाह बढ़ चुकी थी अब तक, क्योंकि उसने अपने एक्टिव स्किल्स पे काम किया था। फिर उसने धीरे धीरे पैसा जोड़ा, उसको ऑस्ट्रेलिया में अपॉर्चुनिटी मिली, आज वो पर्थ में रहता है और उसके पास 1 करोड़ रुपए स्पेयर है अभी। ओके। ये सब 17 साल के अंदर हो गया, सब कुछ, पूरा सर्कल। अच्छा। और अब वो कहता है कि मैं सीख के इस 1 करोड़ में से 10 लाख रुपए स्टार्ट करूंगा। हाँ, उसका पैसा तो मैं इस आदमी को मानता हूं कि ये गिरा, पर सही तरीके से उठा। इसने उधार पे उधार, उधार पे उधार, उधार पे उधार नहीं लिया। तो जब भी आप उधार लेने जा रहे हो ना, पहले आप समझ लो कौन से उधार से बचना है। उस उधार से बचना है जिसका हर्डल रेट इतना लंबा है कि आप कूद ही ना पाओ उस पे से। तो आपको समझना है कि कोई भी उधार जो आज देश में 15-16% से ऊपर है, वो आपके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। अच्छा, बहुत ज्यादा हानिकारक है, क्योंकि आपका व्यापार नहीं देता ना उतना। कितने % तक ले सकता है? मेरे को मैं लगता है रोक कि रहा हूँ देखिए, वैसे तो बिजनेस पे डिपेंड करता है, पर ज्यादा से ज्यादा भी मुझे नहीं लगता हमारे देश में 15-16% से ऊपर का लोन लेना चाहिए। मतलब आप अब आप समझ लो, अगर आपको 16% से ऊपर के लोन की जरूरत पड़ गई है, तो आपका पटाखा बच चुका है, अब किसी भी दिन आप फटोगे। तो ओनली थिंग नाउ विच कैन हेल्प यू इज कि आप अपनी एक्टिव इनकम पे फोकस करो, कहीं ना कहीं से ज्यादा इनकम कमा के लाओ, या कोई ना कोई एसेट बेच दो। लोगों के पास है ना, मैंने नोटिस किया, बाप दादाओं की जमीन पड़ी है और यहां उधार में चल रहे हैं। मतलब पागलों के यार, बेच दो। बोले नहीं, बाप दादा की है, मतलब तुम नहीं बचोगे भाई, तुम ही नहीं बचोगे। बात तो सही है। तो पहले उसको बेच दो, उसमें से कुछ टुकड़ा बेच दो। हाँ। तो अपने आप को सर्वाइव तो करो। वो हमारे यहाँ कहावत है कि लिव टुडे टू फाइट टुमारो। आज जियोगे तो लड़ोगे ना कल। बिल्कुल सही बात तो है। पहले आज जी लो। तो कभी भी जब आपके उधार बहुत ज्यादा हो रहा हो ना, तो अपने एसेट्स बेचना चालू कर दो। छोटे मोटे कुछ भी एसेट्स बेचना चालू कर दो। गोल्ड पड़ा है बेच दो, गाड़ी पर ये पुरानी बेच दो,
कुछ कपड़े लत्ते, कुछ एक्सेसरीज, कुछ घड़ी ऐसी पड़ी है, बेच दो, क्योंकि आप यूज ही नहीं कर रहे, वैसे भी यूज नहीं कर सकते इतने स्ट्रेस में उसको। सो लग्जरी लाइफ को आउट करो, पहले अपने आप को पीछे कर दो। क्या वो कहते हैं ना, जब शेर घायल होता है तो वो एक बार छुप हाँ, जाता जब है, उसको छलांग लगानी होती है तो हाँ, 2 कदम पीछे जाता हाँ, है और एक वो। बार छुप जाता है, हाँ। फिर वो तैयार होके वापस आता है। हाँ, चाहे वो घायल ही है, पर वो तैयार होके आता है, रिकवर करके आता है। रिकवर करके आता है। तो अब आपको रिकवरी टाइम आ गया है, तो अब आप फिर से वो नहीं कर सकते। तो ये सब चीजों को आपको समझना पड़ेगा। पैसों के साथ अपने रिश्तों को बेहतर करो। पैसे से उम्मीद मत करो, अपने आप से उम्मीद करो। पैसे को ठीक करने की कोशिश मत करो, अपने आप को ठीक करने की कोशिश करो। धीरे धीरे स्केल करो। प्रेपरेशन एक रेट रखो, हमेशा प्रेपरेशन बहुत अच्छी रखो और उसके बाद काम करो। इसी जवाब से एक सवाल निकल के आया, जो डिफ़ॉल्ट के लेवल पे आ जाते हैं या जिनके साथ ऐसी कंडीशन हो जाती है, जैसे आप कह रहे हैं कि वो बंदा सुसाइड करने के लिए जाना चाहता है, सुसाइड का मतलब तो जीवन खत्म। बिल्कुल। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन पे आ जाता है तो बैंक से क्या रिबेट मिलती है या उसे क्या करना चाहिए, किस तरह के उपाय आजमाने चाहिए जिससे उसकी ज़िंदगी बच जाए और आगे वो चल के कुछ कर पाए, या फिर धीरे धीरे ही चुका पाए बैंक का कर्ज, जो एक्सट्रीम लेवल पे आ गया है, जो डिफ़ॉल्टर के लेवल पे है, जिसकी कुर्की हो सकती है, ऐसे केस में क्या करना चाहिए? देखिए, वापस मैं उसी पे आता हूँ कि घुड़सवार वाली स्थिति पे आता हूँ कि घुड़सवारी में एक और कहावत है बहुत बड़ी। अगर आप कोई कहीं भी घुड़सवारी सीखते हैं ना, तो उनका पहला स्टेटमेंट होता है कि घोड़े से गिरो ना तो प्लान करके गिरो। अब आप गिर रहे हो घोड़े से, तो आपको प्लानिंग, इसकी भी प्लानिंग करनी पड़ेगी, नहीं तो आप घोड़े की टांग के नीचे आ जाओगे और प्रॉब्लम आ जाएगी आपके लिए। तो आप एक एक लोन को समझो कि मैंने बैंक से लोन लिया था, बैंक सबसे खराब मेरे साथ क्या कर सकता है। ठीक है। ठीक है, मैंने ये आदमी से लोन लिया था, ये मेरे को सबसे खराब क्या कर सकता है और मैं इससे कैसे नेगोशिएट कर सकता हूँ। माइंड को ठंडा करो, दोस्तों यारों का जो राइट लोग हैं उनकी सलाह लो, क्योंकि अब आप घोड़े से गिरने वाले हो। एक बार क्या हुआ, बड़ी अच्छी मूवी देख रहा था, टेकन 3 करके मूवी थी। उसमें जो उसका मेन हीरो है, उसकी बेटी का किडनैप होने वाला था। ओके। तो वो पहले सीक्रेट सर्विस में था, तो वो अपनी बेटी को फोन पे गाइड कर रहा था, अच्छा तू इधर छुप जा, इधर छुप जा, इधर छुप जा, इधर छुप जा। लास्ट में उसको समझ आ जाता है कि अब उसकी बेटी किडनैप होने वाली है, वो बचा नहीं पाएगा क्योंकि वो दूर है। तो उसने अपनी बेटी को बोला, देख अब तू किडनैप हो जाएगी, ठीक है, बट जब तू किडनैप हो तो अपने कान खुले रखना, आजू बाजू क्या साउंड आ रहा है वो देखना, आजू बाजू क्या दिख रहा है बाई चांस वो देखना, और मतलब अपने माइंड में ये बात रखना और मेरे को इन्फॉर्म करते रहना अगर तुम मेरे को इन्फॉर्म कर पाई तो। तो अब क्या हुआ, उसने प्रिपरेशन कर ली कि घोड़े से अब तुम गिरोगे बच्चा, तुम्हारा किडनैप होने वाला है, तो किडनैप होके तुमको क्या स्टेप्स लेने हैं वो समझ लो। ओके। तो ये आप जब घोड़े से गिरने वाले हो तो आपको क्लियर होना चाहिए आपका उधार कौन सा क्या चल रहा है, उससे क्या रिबेट मिल सकती है, कैसे नेगोशिएट होगा, वर्स्ट कम वर्स्ट आपके अगेंस्ट क्या एक्शन लिया जा सकता है, आपके पास क्या लेवरेज है। जैसे कुछ जो साहूकार होते हैं जो आप पे गुंडागर्दी कर रहे हैं, तो आप पुलिस में कंप्लेन कर सकते हो, क्योंकि इंडिया में अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप लोन दे ही नहीं सकते। नहीं दे सकते। तो आप पुलिस को कंप्लेन कर दो, ये मेरे को जान से मारने की धमकी दे रहा है। लेकिन क्या होता है ना कि आदमी इतना डरा होता हाँ, है लोन उसमें देने वाले ताकत से। नहीं होती। हाँ, क्योंकि उसको पता है कि उसका पैसा है, पैसा है तो वो सिस्टम को ग्रैब कर सकता है, Yes, yes. सिस्टम को हाईजैक कर सकता है। Right. और मैक्सिमम लोगों का जो शोषण होता है ना प्राइवेट लेन में, जो लोन में जो साहूकार लोन देते हैं, वो इसी वजह से होता है कि आदमी डरता बहुत है। बिल्कुल बिल्कुल। और कई बार मूलधन से कहीं गुना ज्यादा ब्याज दे देता है, लेकिन वो खत्म मैं नहीं जानता हूं होता ऐसे मेरे बहुत अच्छे बिजनेसमैन दोस्त हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत प्यारे व्यक्ति हैं, हम्म। उनको किसी ने 10% पर मंथ पे चिपका दिया था लोन। अच्छा 50 लाख का लोन था, उन्होंने 4.5 करोड़ का ब्याज दिया है। अच्छा, इतना ज्यादा? 50 लाख के लोन पे 4.5 करोड़ का ब्याज दिया है, और अभी भी वो बंदा कहता है भाई तूने मेरे को 3 करोड़ देने हैं, मेरा प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग 3 करोड़ है, और वो समझ ही नहीं पा रहा मेरे साथ हो क्या गया। पर अब उसने क्या किया, उसने अपने बिजनेस पे फोकस किया, इन लोगों के शोर शराबे को साइड किया और अपने बिजनेस को 5x कर दिया। तो अब उसके पास इनफ पैसा है कि वो धीरे धीरे सबको नेगोशिएट, अब वो क्या वन टाइम सेटलमेंट कर रहा है, मैं 4 नहीं दूंगा, चल 1 देता हूं, निकल यहां से। लेकिन एक बात बताए ना, इसका तो कुछ तो तोड़ होना चाहिए। ऐसे Active तो income बहुत से घर, बहुत लोगों ने सुसाइड किया है, Active जमीनें बिक income। गई हैं, लेकिन फिर भी लोन नहीं खत्म हुआ। एक्टिव इनकम बढ़ानी नहीं पड़ेगी। जो इस तरह के लोग लोन दे करके बैठते हैं कि लोन देने के बाद भी वो कहते हैं मेरा बकाया है। देखिए वो तो फिर आपको वन टाइम सेटलमेंट्स या ये सब करना पड़ेगा, पंचायती बैठानी पड़ेगी, ये सब मतलब इसी अच्छा, ये तरीके वन से टाइम सेटलमेंट बैंक के साथ भी कर सकते हाँ, हैं? ओटीएस बैंक के, फिर उसके बाद याद रखना बैंक आपको कभी जिंदगी भर लोन नहीं देगा। अच्छा एक वो याद आया मुझे, मैं अभी पूछ लेता हूँ। अब हम वाइंड अप की तरफ हैं, क्योंकि मुझे लगता है लगभग सवाल समेट लिया हमने। अगर कोई सवाल होगा तो लोग भेजेंगे, और मुझे लगता है कि Part इतने 3 सवाल आ गए, हाँ इतने सवाल आ गए कि पार्ट 3 कर सकते हैं हम। तो हम एक बार बैठेंगे, 2 सवाल मैं आपसे पूछूंगा। एक तो जो आपने कहा कि बैंक से सेटलमेंट कर लिया आपने तो फिर बैंक नहीं देगा। अमूमन क्रेडिट कार्ड के मामले में लोग ज़्यादा सेटलमेंट करते हैं। ये क्रेडिट कार्ड किस तरह की बला है, यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्रेडिट कार्ड सबसे प्यारा है। देखिए वापस घोड़े को क्यों दोष दे रहे हो यार, जब तक आप दोष घोड़े को दोगे तब तक आप इंप्रूव कैसे करोगे। तो घोड़ा है, मैं तो सबसे अच्छा क्रेडिट कार्ड यूजर हूं। अच्छा। मेरे पास हर तरीके के 6 क्रेडिट कार्ड है मेरे पास। अच्छा। 6 क्रेडिट कार्ड है, और सारे क्रेडिट कार्ड मुझसे बहुत प्रेम करते हैं।
मुझे बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्कीम देते हैं, मैं इंटरनेशनल घूमता हूँ तो मैं लाउंज में बैठता हूँ, कहीं ना कहीं मेरे को मैरियट में फ्री रूम मिल जाता है, कहीं मेरे को कोई फ्री टिकट मिल जाती है, टिकट विस्तारा में मिलती थी, तो मैंने तो बहुत फायदा उठाया अच्छा, इसका। इसको भी जानना पड़ेगा कि आप जो यूज कर रहे हैं बदले में क्या मिल रहा है। मेरे को तो बेनिफिट्स दे रहा है भाई। आपका क्रेडिट कार्ड कब कमाता है? जब आप उसको मिनिमम ड्यू देते हो, पूरा पैसा वापस नहीं करते या उस पर डिफॉल्ट करते हो, उसका ब्याज 42% है, 42% साल का। 42%? यस, 42% है साल का। तो आप क्यों डिफॉल्ट कर रहे हो? आप कहीं और से एक बार लोन लेके दे दो पैसा वापस, आपको तो मार्केट से भी ज्यादा से ज्यादा 15-16% में मिल जाएगा। तो क्रेडिट कार्ड को वही घुड़सवारी है भाई, हर चीज घुड़सवारी है। आप बोलो बिजनेस करना बेकार है, अरे क्यों? बिजनेस भी घोड़ा है, आप उसको चलाना सीख लो। उधार लेना भी घोड़ा है, उसको चलाना सीख लो। क्रेडिट कार्ड भी घोड़ा है भाई, चीज है ना, तलवार है। तलवार से कुछ लोग तो बड़े मस्त हो जाते हैं, तो कुछ लोग खुद को मार देते हैं। बात तो सही है, चलाना बंदूक है, बंदूक से दुश्मन भी मरता है, आप भी मर सकते हो। बात तो सही है। तो हर चीज को इस्तेमाल करना तो आपके ऊपर है ना। गाड़ी है, घोड़ा है, कुछ भी है, एनीथिंग, यू आर द यूजर, यू हैव टू लर्न हाउ टू यूज इट। सीखना तो पड़ेगा भाई, बिना सीखे आप काम नहीं चला सकते। बिना सीखे वही है कि वही दोधारी तलवार की तरह है, आप अपना ही नुकसान करोगे। बिल्कुल। लोन की बात हो रही है और लोन के कई ऑप्शन मौजूद हैं। आज की डेट में आपको क्या लगता है कि मार्केट में अगर कोई चाहता है और उसको लोन ही चाहिए, लोन इन द सेंस कि पैसा चाहिए मार्केट से, तो इस बैंकिंग लोन के अलावा कितने तरह के ऑप्शन है जहां से वो पैसा उठा सकता है? देखिए, एनबीएफसी लोन्स है, जहां से बैंकिंग हो गया, एनबीएफसी हो गए, ये सारे स्टैंडर्ड जो इंस्टीट्यूशनल लोन्स आपको मिलते हैं। आजकल पीयर टू पीयर लेंडिंग भी होती है, जहां पे प्लेटफॉर्म्स है जहां एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को लोन दे सकता है, रेगुलेटेड, आरबीआई रेगुलेटेड तरीके से दे सकता है। तो उसमें डॉक्यूमेंटेशन सब होती है, प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो इसको एनेबल करते हैं। उसके अलावा गोल्ड लोन होता है। गोल्ड लोन एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है लोन का। जैसे मुथूट हो गए या फिर ये बड़ी कंपनीज हो गई, मुर्गप्पम हो गए, मुर्गप्पन ग्रुप हो गया, ये सब हो गए, तो ये लोग आपको गोल्ड पे लोन दे देते हैं। गोल्ड बढ़ता रहा है वैल्यू में, तो उनको भी कंफर्टेबल होता है और आपको भी वो लोन दे देते हैं। तो गोल्ड लोन एक और अच्छा विकल्प बन जाता है। पर्सनल लोन्स हैं जहाँ पे आपको ब्याज नहीं देना पड़ता, आपके सिबिल के बेसिस पे, आपके सैलरी के बेसिस पे, ये सब पे आपको लोन मिल सकता है। उसके अलावा अगर आप व्यापार में और तरीके से पैसा रेज करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट के इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं जहाँ से आप अपना पैसा रेज कर सकते हैं। गवर्नमेंट 30-30 लाख रुपए का ग्रांट देती है। कुछ अगर आपने इनोवेटिव काम किया है तो आप कंपनीज को अप्रोच कर सकते हैं, जैसे एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, नेटफ्लिक्स, ये गूगल, इन्फोसिस, टीसीएस, इन लोगों की खुद की वो चलती हैं, सीएसआर एक्टिविटीज़ चलती हैं, प्रमोशनल वो चलती हैं कि एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करने के लिए वो पैसे देते हैं, ग्रांट्स देते हैं, जिसके कोई निःशुल्क ग्रांट्स होते हैं, तो आप उन पे भी फोकस कर सकते हैं। उसके बाद आप इक्विटी बेच सकते हैं, अपनी छोटी सी कंपनी का हिस्सेदारी बेच के कुछ पैसा रेज कर सकते हैं। अगर आप ऐसा कुछ क्रिएट कर रहे हैं जिस पे पैसा 2-3 साल बाद आएगा, पर वो इनोवेटिव चीज़ है, अच्छी चीज़ है, तो काफ़ी सारे वीसीज जो होते हैं वो इंटरेस्ट रखते हैं। अगर आपका व्यापार चालू हो गया है, एक स्तर तक पहुंच गया है, तो आज आप एसएमई आईपीओ कर सकते हैं। अच्छा। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को आप मार्केट में लिस्ट करवा सकते हैं, और वो लिस्टिंग से आप कंपनी का शेयर धारक भी बना सकते हैं और कुछ पैसा अपने लिए एज अ कंपनी, अपने लिए नहीं, कंपनी के अंदर ला सकते हैं ताकि कंपनी की वृद्धि हो सके। तो ये कुछ विकल्प है जिसके माध्यम से आज आप अपने आप को पैसे से अवेलेबल कर सकते हैं। पैसा बहुत अवेलेबल है भाई मार्केट में, और सही आदमी पे बेट करने के लिए पैसा पागल जैसे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, पीछे एसएमई आईपीओ आ रहे थे, अगर एक व्यक्ति मार्केट से 10 करोड़ मांग रहा था, सर्वेश जी उसको 3,000 करोड़ 4,000 करोड़ की बिड आ रही थी। अच्छा। हाँ, इतना ज्यादा? इतना ज्यादा ले वो 10 ही सकता है। हाँ। पर लोग इतने भूखे बैठे हैं ना निवेश करने के लिए, क्योंकि पैसा बहुत है अब लोगों के पास। रियल एस्टेट का बूम आया, स्टॉक मार्केट का बूम आया, सबने पैसा बनाया, बड़ी बड़ी कंपनीज इंडिया में आई, उन्होंने अच्छी तनख्वाहें बांटी, तो एक अच्छा लेवल भी हुआ, स्तर भी हुआ इंडिया का। तो आज लोग बैठे हैं भूखे कि भाई मेरे को बता दो, मैं इसमें डाल देता हूं, मैं इसमें डाल देता हूं। तो अगर आप एक अच्छा व्यापार क्रिएट करते हो, अपने आप को बेटर करते हो, तो आज से बेहतर मौका नहीं है आपके पास कि आप जिंदगी में पैसा बटोर सको और अपने बिजनेस को और आगे लेके जा सको। क्या बात है, मतलब क्या गजब की बात है। हम लोग पैसे के बारे में इस एपिसोड के बाद मुझे लगा कि पैसे के बारे में तमाम तरह का भ्रम बना के रखते हैं। वो भ्रम हमें रोकता है। ना लोन लेना गलत है और ना ही किसी से पैसा लेना गलत है, अगर आपको उसका सही इस्तेमाल आता है। बस बिल्कुल। तो मज़ेदार बात क्या है कि मैंने इस एपिसोड को लोन के ऊपर क्यों रखा, क्योंकि लोन को लेकर ना तमाम तरह की भ्रांतियाँ होती हैं। आप संजय जी एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं और फाइनेंस के सेक्टर में इन्होंने बड़ा काम किया। उसके बाद ये कहते हैं कि लोन लीजिए, अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं, लेकिन तब जब आपके पास क्षमता हो। क्षमता कैसे होगी? वो आपकी आदतों को सुधारने के बाद होगी। आपके पास आपके घर में और आपके जीवन में तमाम ऐसी चीज़ें पड़ी होती हैं जिसका आप यूज़ नहीं करते, उसके बाद भी आप कर्जे के तले दबते चले जाते हैं और आपको पता ही नहीं होता कि आप उसका यूज़ करके आज अपने पैसे को बना सकते हैं, फिर पैसा कमा करके उन चीज़ों को वापस भी पा सकते हैं।
जहां आपकी ज़िंदगी गिरवी नहीं पड़ेगी। तो जो सबसे बड़ी चीज़ मुझे लगी ना कि हमें अपने सोच के लेवल पे काम करने की ज़रूरत है, हमें अपनी जानकारी बढ़ाने की ज़रूरत है। क्योंकि लास्ट में जो मेरा क्वेश्चन था वो यही था कि अगर हमें बैंक से लोन नहीं लेना है, किसी से कर्ज नहीं लेना है, तो क्या विकल्प हो सकते हैं? 72 तरह के ऐसे विकल्प निकल के आए कि अगर आपके पास जानकारी होगी तो आप पैसे के बिना नहीं मरेंगे। आप कुछ करना चाहते हैं, आपके पास आइडिया है, तो मार्केट के लोग पैसा लगाने को तैयार हैं। आज तो लोग ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं कि क्या आपके अंदर सामर्थ्य है, आपके अंदर दम है। मार्केट को कोसना बंद कीजिए, समाज को कोसना बंद कीजिए, खुद में क्षमता पैदा कीजिए और यही ज़माना जिसको जो लगता है कि आपको टॉर्चर करता है ना, वो पैसा लेके आपके स्वागत के लिए तैयार रहेगा। आपको लगता है कि कुछ आपके प्रश्न हैं या ऐसा फाइनेंस के सेक्टर से, लोन के सेक्टर से, आईपीओ के सेक्टर से जो आप जानना चाहते हैं, अगर आपके सवाल आते हैं और मुझे लगता है कि इतने सवाल हैं कि हम पार्ट 3 कर सकते हैं, तो हम ज़रूर करेंगे। तब तक आप भी इंतज़ार कीजिए और मैं भी।